हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर, सुप्रभात सुप्रभात। यहाँ की फ्रेम कट रही है, चलेगा उतना तो। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया सर, आप सब लोग कैसे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनः। समझे कि नहीं समझे? समझिए ना? तो हम वो सोचते हैं कि सब लोग सुख में रहे सर। आपने कभी सोचा है कि भारतीय दर्शन में या इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो फिलोसफिकल कोट्स आपको लिखे गए हैं सर, समझो, तो ये कोट्स मतलब है ना, तो कैसे मतलब लिखे गए हैं सर, है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम, ना कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। समझे, मतलब लिखने वाले लोग जो थे उस दौर के अंदर, देखो देयर वर टू थिंग्स ना, बिकॉज़ टेंपल्स वर बेसिकली स्टेट पैट्रोनेज, बट अंडर द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में वहां पे प्रीस्टली क्लास होगा, रूलिंग क्लास होगा, हु वर मेनली विद रिस्पेक्ट टू द सोमनाथ सर, ना जो सोमनाथ को चला रहे थे। सो द इशू वाज दैट कि स्टेट पैट्रोनेज जब आएगा तब आएगा ना सर। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में राजा जैसे भीमदेव के लिए कहा जाता है कि ही डिसाइडेड टू स्टॉप इट आउट सर, है ना, सोलंकी जो थे, भीमदेव वन यूज्ड टू बी द रूलर एट दैट टाइम, बट समहाउ बाय द टाइम ही वुड हैव रीच्ड, मतलब नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि राजा सीधा सीधा मदद नहीं कर पाया था, समझे। जो सोमनाथ के आजू बाजू में फोर्ट हुआ करता था, फोर्ट मतलब एक वॉल हुआ करती थी सर, एंड वी विल फाइंड कि ये जो वॉल थी, ये वॉल को इन्होंने ब्रिज करके गए थे सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां कोई सीधे सीधे तौर के ऊपर जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई थी सर, समझे। Some text mention he ran away. Bhimdev did not directly confronted this Ghazni at Somnath. That is very clear, sir. समझे कि नहीं? There is a mention of Bhimdev attacking over Anilwad. Anilwad is the Patan, sir, समझे, जो गुजरात वाला, नॉर्थ वाला था। समझ में आया कि नहीं आपको? और उस पीरियड में भीमदेव ने, वी विल सी कि उसके सामने थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की, उसके बाद वो पीछे चले गए। तो पाटन को डिस्ट्रॉय करके थोड़ा बहुत गया था गजनी। Sir, confused about the Rajputs political history where two branches of Rajput or early Rajputs and later Rajputs. देखिए early the word Kshatriya was used up till the Gupta period, sir, या post Gupta period, sir, ना समझे। आप जो अर्ली राजपूत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो सर, ठीक है, समझे। तो ये तो टर्म बेसिकली क्षत्रिय यूज हुआ था ना सर, ट्रेडिंग ऑफ। सो वी विल सी दैट द क्षत्रियजाइजेशन वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर द रूलर्स, ओके। ग्रेजुअली जब हम लोग 7th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी और 9th से लेके 10th सेंचुरी तक जाएंगे, इस दौर के बाद हमें ये देखने को मिलता है टर्म राजपुत्र इमर्जेस, ओके। और इनफैक्ट ये राजपुत्र भी मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के समय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, या वी विल फाइंड कि ये कल्हान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो उसमें भी जो डेफिनेशन वो कैसी थी सर, ना समझे। व्हाट वाज द डेफिनेशन सर, ओके। डेफिनेशन वाज लाइक कि एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, नोबल फैमिली, और लैंडलॉर्ड का जो बेटा था सर, ना समझे, उसको राजपुत्र कहते थे, समझे। इसी के अंदर सब हायरार्की निकल के आ गई सर, है ना। इसी के अंदर से वी विल कम टू नो कि एक प्रोसेस ऑफ सत्याइजेशन हुआ सर, है ना, राजपुताइजेशन जिसको कहा गया चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा। और इसी के अंदर फिर एक क्लास एंडोगेमी डेवलप होने की शुरुआत हुई, फोर्टिफिकेशन होने की शुरुआत हुई, अंदर अंदर विल सी की मैरिज सिस्टम डेवलप हुई। तो वहां से एक राजपूत आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ मिलती है, ग्रेजुअली क्षत्रिय ही राजपूत बन गए। आप देखिए कि दी टर्म राजपूत वाज अ, वी कैन से सब टर्म ऑफ द क्षत्रियस, ओके, राइट, है ना, कि क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रिय भी हुआ करते थे, ब्रह्म क्षत्रिय वरहु, दे वर द ब्राह्मण्स हु वर इन द फॉर्म ऑफ क्षत्रिय, ठीक है, समझे। देयर वर मेनी रूलर्स हु वर कॉल्ड एज ब्रह्म क्षत्रिय, है ना, या देयर वर एनी रूलर्स हु वर कॉल्ड एज सेकंड ग्रेड क्षत्रिय। सेकंड ग्रेड क्षत्रिय वर कौन थे सर, ठीक है, समझे। सो दोज हु केम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, ओके, समझे, दे वर कॉल्ड एज सेकंड ग्रेड क्षत्रिय, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द ट्रांजिशन टुक प्लेस, समझे, वी विल कम टू नो कि राजपूत ही क्षत्रिय बन गए सर, गेटिंग फॉर। तो टू ब्रांचेस ऑफ राजपूत, मतलब अर्ली एंड लेटर राजपूत का कंटिन्यूटी आपको होपफुली, मतलब है ना, इसके अंदर से आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे निकल के आया सर, ठीक है। द वे इस्लाम, इस्लाम है ना सर, ठीक है, entered India created around, obvious है ना सर, है ना, क्योंकि we will find कि because it came as a part of the political conflicts, okay, तो there were people who were basically very much like aware about what was happening in the name of religion, sir। देखो ये बुरी गजनी, ये जितने भी लोग थे सर, है ना, उन्होंने वहाँ के स्थानिक लोगों के साथ भी यही किया ना सर। अब इस्लाम तब तक ऑलरेडी आ चुका है भारत में, ऐसा नहीं कि नहीं आया था सर, मतलब हम लोग और डिस्कस आगे करेंगे कि इस्लाम की तीन ओरिजिन है, मतलब थ्री बेसिकली थियरीज ऑफ इस्लाम ओरिजिन इन इंडिया, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू भी है, एक सोशो कल्चरल ट्रेडर्स के रीजन के बेसिस पे आपको मिलेगा। ट्रेडर्स का मतलब है कि व्यापारी, और एक्सचेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, है ना, समझे। बट देन वी विल सी कि नॉर्थ के अंदर से हमें जिस प्रकार का लूटिंग प्लंडरिंग देखने को मिलता है, जिस प्रकार की पॉलिटिकल डोमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, ये प्रीच की जाती थी, तो इन सब के कारण फिर इमेज तो रॉन्ग निकल के आई टाइम बिंग सर, समझे। क्योंकि शासक जो भी बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मैं बुत शिकार हूँ, या काइंड ऑफ जिहाद करना है, या गाजी बन गया है, ठीक है। और फिर वो इंस्टीट्यूशंस को भी उस तरह से डैमेज कर रहा है। वो तो फिर लेटर पीरियड में आके ट्रांजिशन हुआ, जब रूलर्स को ये चीज समझ में आ गई कि भाई दे वोंट बी एबल टू रूल अंटिल एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस क्लासेस ऑफ दिस पीपल सर, है ना, जो उनके फेवर में आ जाए सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि हमें बेसिकली कल के क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो घोरी और गजनी है ना, समझे, और बाकी सारे अरब इन्वेजन जितने भी हुए हैं, ये अरब्स को तो छोड़ दो सर, है ना। घोरी गजनी के इन्वेजन के समय पे व्हाई दे वॉन सर, ठीक है ना, समझे। और दूसरा वी विल सी कि दे वॉन एंड व्हाई द राजपूत्स लॉस्ट, समझे। अब थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको इसी के सेंटर आए हुए हैं। एंड यूपीएससी हैड आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कि व्हाट वाज द रीजन एंड द सक्सेस ऑफ द घोरी डायनेस्टीज और द गजनवी डायनेस्टीज, एंड व्हाई वी विल सी दैट द अदर डायनेस्टीज, दैट इज प्रिसाइसली द राजपूत डायनेस्टीज लॉस्ट आउट एज वेल सर, है ना। तो थोड़ी बहुत इसकी चर्चा करते हैं, जस्ट लोड द फाइल कि भाई इनके हारने के कारण क्या थे और इनके जीतने के कारण क्या थे सर, ठीक है, समझे। तो इसमें अलग अलग प्रकार की हम बातें चलती है। एक बातें वी विल फाइंड कि इनिशियली जो राजा लोग थे या काइंड ऑफ जो ब्रिटिश ऑथर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश ऑथर्स एक पिकूरी चलाते हैं। इसमें हारने के कारण के पीछे खाने को दोष दिया गया है सर, ठीक है।
तो इनिशियली आप बीए स्मिथ या बाकी सारे ऑथर्स को पढ़ोगे, मतलब अभी तो हमको पढ़ना नहीं है, बट इसके अंदर एक पीपुड़ी ये बताई गई है कि वी विल सी कि द इंडियन किंग्स और द राजपूत किंग्स लॉस्ट इज बिकॉज़ ऑफ द फूड हैबिट्स, ओके। और फूड हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि द घुरीज एंड द गजनीज केम फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट, एंड बिकॉज़ दे कम फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट दे यूज्ड टू ईट सो मच ऑफ नॉन-वेजिटेरियन फूड, एंड बिकॉज़ दे यूज्ड टू ईट सो मच ऑफ नॉन-वेजिटेरियन फूड दे वर एबल टू विन इट आउट, बिकॉज़ उनके पास प्रोटीन ज्यादा था, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर भी लोग नॉन-वेज तो खाते थे, ऐसा तो था नहीं सर कि प्रोटीन बेसिकली नहीं था, बट इस प्रकार की हम लोग बातें भी आपको मिलती रहती है, जहां ये जो अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की जो पार्ट थी वो आपको यहां से मिलेगी सर, ठीक है। बट देयर आर स्ट्रक्चरल रीजंस बिहाइंड दैट, वन ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल रीजन इज द पॉलिटिकल रीजन सर, ओके। एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल रीजंस, आपको पहले भी क्लास के अंदर पता ही है सर, ठीक है ना, समझे कि वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द गजनवी इन्वेजन टुक प्लेस इज बिकॉज़ ऑफ द ट्राइपार्टी स्ट्रगल ओवर कन्नौज, okay. So in the previous sessions we had discussed there was no paramount power in the country, sir, okay. So when Kannauj took place and even after Kannauj when the Rajput dynasties were ruling, there was no paramount, there was not an empire building, sir, है ना. So the Rajput kings used to lead their own domination and they used to have their own we can say affiliation with the soldiers, okay, समझे. So what do we see over here कि because there was no central authority, there was no power and there was no national consciousness at that time, we will see eventually हमारे जो शासक लोग थे वो कुछ कर ही नहीं पाए. जैसे देखो, जैसे गजनी ने हिंदुशाही को डिफीट किया, तो तब उस टाइम पे तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू द लोकल किंग्स ऑफ इंडिया कि दे शुड हैव फाइट यूनिफाइड अगेंस्ट द गजनवी इन्वेजन, सर, ओके. तो जब गजनी गढ़वालों को टॉपल करने आया, चंदेलों को टॉपल करने आया, सोलंकी की तरफ आया, तो देयर वाज नो लोकल हेल्प व्हिच वाज गिवन टू आइदर ऑफ द किंग्स, समझे. तो ये चीज हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है इन द लेटर पीरियड एज वेल, है ना. जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई कर रहे थे, नो डाउट उनके फेवर में बहुत सारे राजपूत आते थे, बट बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे जो उनके फेवर में नहीं आते हैं, ठीक है, समझे. तो वी विल सी कि एक से अधिक प्रकार के रीजंस हमको यहां से मिलते हैं एंड वी विल फाइंड कि नॉर्थ वेस्ट के ऊपर फोकस ना करना एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल गया है. नॉर्थ वेस्ट का फैक्टर क्यों था? क्योंकि वी विल सी कि हिंदुशाही का जब डिफीट हुआ उसके बाद तो ये समझ में आ जानी चाहिए थी कि भाई देखो आज नहीं तो कल ये भारत की तरफ आएगा, सर, ठीक है, समझे. बट समहाउ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, है ना, समझे. तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमको देखने को मिलती है, डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे. हमारे जब इन्वेजन हो रहे थे तो हमें उतना नॉलेज नहीं था कि ये आ रहा है इस तरह से, सर. अगर हमारी डिप्लोमेटिक आउटलुक होती, अगर हमारी फॉरेन आउटलुक होती, इंसुलेशन नहीं होता, जैसे अल बरूनी ने लिखा है कि इंडियंस आर वेरी मच इंसुलेटेड, सर, है ना. वो बाहर की वस्तुओं के साथ राब्ता कम करते हैं या संवाद कम करते हैं बाहर के लोगों के साथ भी. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर कर रही थी ना, सर, ओके. तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि द राजपूत चीफ्स, है ना, समझे. नो डाउट दे वर वेरी वॉरियर काइंड ऑफ पीपल एंड दे वर वेरी मार्शियल कम्युनिटी एज वेल, है ना, एज अ होल दे फॉट, ओके. बट दे लैक द नेशनल कॉन्शियसनेस, है ना, समझे. ये नेशनल कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि वी विल फाइंड कि इनके अंदर जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो नहीं थी, सर, समझे. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि दे कुड नॉट कम आउट विद अ वेरी यूनिफाइड फ्रंट, है ना, समझे. तो ब्रेवरी है, पर ब्रेवरी में यूनिटी भी आवश्यक है ना, सर, समझे. और बेसिकली आपको ये भी देखना है कि आपकी शौर्यता, आपकी बहादुरी जो है वो आपको यूनाइटेड वे के अंदर आपको प्रूव करवानी है, सर, समझे. तो व्हाट डू वी सी कि गजनी और घुरी के बीच में 150 साल का अंतर रहा है. 150 साल का अंतर का मतलब ये है कि वंस द गजनी केम एंड देन द घुरी केम, सर, समझे. वो 1026-27 के बाद नहीं आया था. घुरी का नेक्स्ट इन्वेजन हुआ 1078 में जब केदरा में आया, है ना. केदरा के बाद फिर उसके बाद वो गुजरात से निकल के पंजाब की तरफ गया 1190s में, सर, ओके. तो सबसे पहला पॉलिटिकल रीजन हमको लिखना है. इसमें डॉक्टर ताराचंद को भी कोट कर सकते हैं और जो वेस्टर्न ऑथर्स है जिन्होंने पूरी बजाई है, सर, ठीक है, समझे. जहां इन लोग का ये मानना है कि खाने की कहानी जो है वो भी इसके अंदर से आपको मिलेगी, सर, ठीक है. तो पहला पॉलिटिकल रीजन आपको पता होना चाहिए, शुरू पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड दिस, ओके, समझे. और वी स्मिथ और लेनपुल जैसे ऑथर्स को नहीं मानना है कि भाई, है ना, वेजिटेरियन और नॉन वेज. और बेसिकली राजपूत डायनेस्टीज के अंदर नॉर्थ इंडिया में तो नॉन वेजिटेरियन फूड था, सर, ठीक है. देखिए, गुप्ता पीरियड में कुछ लोग वैष्णविज्म फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग मतलब ठीक-ठाक लोग होंगे. बाकी तो नॉन वेज वाज ट्रेडिशनली इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सर, समझे. ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी या भारत के अंदर प्राचीन काल से लेके आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कम टू नो कि, है ना, वेजिटेरियनिज्म कोई था. क्योंकि ट्रेडिशनली डाइट बहुत सारा आपको मिलता है, सर, है ना, समझ गए. तो नदी किनारे रहने वाले फिश का भी उपयोग कर रहे थे. वी विल आल्सो सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी रीजंस हमें इसके पीछे दिखेंगे, सर, है ना, समझे. तो पहला पॉलिटिकल रीजन है. पॉलिटिकल रीजंस में हम गजनी घुरी दोनों की परिस्थिति को आइडेंटिफाई करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इनवर्ड लुकिंग आउटलुक से लेके जो लैक ऑफ यूनिटी से लेके नेशनल कॉन्शियसनेस और कन्नौज के ऊपर जो लड़ाई हुई और कन्नौज के बाद भी राजपूत राजा लड़ते रहे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है, सर, ठीक है. आप देखिए कि द राजपूट्स इवन आफ्टर दी गजनीज इन्वेजन, सर, है ना, दे कंटिन्यूअसली केप्ट ऑन फाइटिंग, सर, है ना. पृथ्वीराज चौहान लड़ते रहे अपने बाकी सारे राजाओं के साथ, सर, है ना, समझे. अंदर अंदर इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी. इनफैक्ट इनके लिए वॉर यूज्ड टू बी वन ऑफ द मेजर आई वुड से गेम, सर, है ना, समझे. और ये गेम इसके लिए था क्योंकि इनको लग रहा था कि हम स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, सर, ठीक है, समझे. सो दे यूज्ड टू टेक वॉर एज अ टूर्नामेंट काइंड ऑफ थिंग वेयर दे यूज्ड टू शो सम काइंड ऑफ ब्रेवरी, दे यूज्ड टू शो द स्किल्स, दे यूज्ड टू शो द चाइवल्री एट दैट टाइम, सर, ठीक है. और इसके लिए इन्होंने नियम बना के रखे थे, सर, ना, कि भाई, है ना, शरीर के नीचे के पार्ट पे अटैक नहीं करना है, पीछे कोई जा रहा है उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, सर, ठीक है ना, समझे. अभी भी कम टू नो कि संध्याकाल के बाद अटैक नहीं करना है. हमें कोई भी प्रकार की जो मिलिट्री एथिक्स है उसके पॉइंट ऑफ से ये ध्यान रखना है कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट ना करें अगर सामने वाले के साथ भी संघर्ष हो रही है, सर, ठीक है. तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से राजपूत मिलिट्री सिस्टम की जो सिस्टम थी उसमें ये प्रोमिनेंट पार्ट ये थी कि हमेशा गेम के रूप में देखते थे ना, वॉर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और वॉर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपको बाकी सारे शासकों के अंदर नहीं मिलेगी, सर, ओके. तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस आया. ये पॉलिटिकल रीजंस में ही हमें पता चलता है कि मिलिट्री रीजंस आपको निकल के आएंगे, सर, ठीक है, समझे. अब मिलिट्री रीजंस की इंपॉर्टेंस क्या है, सर, ठीक है, समझे. तो ऐसा नहीं था कि राजपूत आर्मीज की संख्या बड़ी नहीं थी, सर, समझे, समझे. बट देन वी विल कम टू नो कि राजपूत आर्मीज की संख्या तो थी बट इनके आर्मी के अंदर जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिस प्रकार की वर्किंग होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है. जैसे राजपूत आर्मीज का जो फॉर्मेशन था वो वी विल सी कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, सर, है ना. तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नॉर्मली जब ये युद्ध के ऊपर जाते थे ग्राउंड के ऊपर लड़ने के लिए तो एक सेंटर की अप्रोच होगी, दो साइड में फ्लैंक होगी, सर, है ना. तो वहां से धावा बोलेंगे, सर, ओके. और एक स्टेज जाएगा. वेयर आप सामने देखोगे ये जो इन्वेडर्स आए, गजनी का इन्वेजन हुआ या घुरी का इन्वेजन हुआ, खास करके तरेन की लड़ाई हमें देखने को मिलती है. उसमें 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था अपनी पूरी जो फॉर्मेशन किया था, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन, सर, ठीक है. उसमें एक एडवांस टुकड़ी जाती थी रिकॉग्निशंस के लिए, सर, ठीक है. वो जाके पहले इंफॉर्मेशन देती थी और वही वो सरप्राइज अटैक करती थी. फिर लेफ्ट राइट और सेंटर की आती थी और पीछे रिजर्व ट्रूप्स आते थे, सर, ओके. तो होता क्या था कि आगे वालों ने पहले आपको चकमा दे दिया या काइंड ऑफ आपको सरप्राइज कर दिया एलिमेंट के रूप में, सर, ठीक है. फिर पीछे से वी विल सी कि एक रिजर्व टुकड़ी आ रही है और बीच में आपकी जो मेन ट्रूप्स आ रहे हैं. यू कैन इमेजिन कि हाउ द फाइटिंग वाज टेकिंग प्लेस, है ना, समझे. तो फॉर्मेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहां से मिलता रहता है. तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो रिजर्व्स वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम आउट, सर, ठीक है, समझे. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. तो इस बेसिस के रूप में हमें बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिलती हैं. इसी के अंदर आपको हाथी की भी एविडेंसेस मिलेंगे. हाथी के ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई हाथी के सामने ये वो दौर था जब घोड़ा का दौर आ चुका है, सर, ठीक है, समझे. और घोड़े के दौर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ फाइटिंग की जो थी उसमें ये जो बेसिकली गजनी और घुरी इन्वेजन थे वो हॉर्सेस के पॉइंट ऑफ से बड़े सक्सेसफुल रहे, सर, ठीक है. इनफैक्ट ये लोग क्या करते थे कि हाथी को जाके उंगली करते थे. अब हाथी बौखला जाता था, सर. तो हाथी बौखलाने के चक्कर में अपने लोगों को ट्रैम्पल कर देता था. मेनी टाइम्स हमें ये देखने को मिलता है कि हाथी के ऊपर लड़ने के कारण आप रडार में आ जाते हो और आपको कोई ना कोई अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको पट से हेडशॉट मारेगा, सर, ठीक है. तो आपको अनंतपाल की कहानी देखने को मिलती है, आपको जयचंद की कहानी देखने को मिलती है. ये सबके सब वी विल सी कि हाथी के कारण हारे हैं, सर, ओके. यही कहानी आपको मिडिवल इंडिया के अंदर देखने को मिलती है हेमू के बारे में, सर, है ना. हेमू भी जब मुगलों के सामने जब सेकंड पानीपत की लड़ाई कर रहा था तभी भी हमें यही देखने को मिलता है कि हाथी के ऊपर फाइटिंग हो रही थी, सर, ठीक है. तो
कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि हाथी के ऊपर फाइटिंग करना बहुत मुश्किल रहा सर। ओके, दूसरी कहानी हमें ये भी इसके अंदर से एडिशन के अंदर मिलेगी, वो है राजपूत डायनेस्टीज के सामने जो तुर्किश रूलर्स आए थे, जो अपनी सेना लेके आए थे, उसमें मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर, ठीक है ना समझे। और घोड़े के ऊपर इनका ट्रैवर्सिंग, मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति 17 दफा आ रहा है आपके ऊपर सर, ठीक है ना। अब आपको टाइमलाइन भी पता चल जानी चाहिए थी कि सितंबर अक्टूबर में आएगा, अप्रैल तक कट लेगा सर, सही कि गलत सर। ओके, आते समय नहीं रोको तो जाते समय रोक लो उसको सर, समझे है ना, कि इफ इज कमिंग आपको नहीं पता है कि वो कब आ रहा है, पर जाने का टाइम तो आपको समझ में आ गया ना कि कब जाएगा, कौन से रूट से जाएगा सर, ठीक है। तो उस पीरियड में आप उसको रोक सकते थे, बट इनके पास घोड़े थे, घोड़ों से बेसिकली इनकी एजिलिटी बहुत आई सर, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े के ऊपर सिरप्स का यूज करते थे, तो सिरप से होता क्या था कि दे वर एबल टू बैलेंस आउट, है ना समझे, और उसके ऊपर खड़े रह रहे कि इनके आर्चर्स हुआ करते थे, मतलब तीरंदाज हुआ करते थे, ठीक है। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हाथी और घोड़े की संघर्ष भी बहुत भारी पड़ गई सर, समझे। और आयरन स्टिरप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई सर, ठीक है, ये आयरन स्टिरप्स बेसिकली इनके लिए बहुत फायदे हुए तुर्किश रूलर्स के लिए सर, है ना। वो चीज राजपूत के लिए नहीं मिलती है सर, ठीक है। तीसरी कहानी राजपूत मिलिट्री सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी था कि राजपूत रूलर्स अपनी जो भी शक्ति थी वो एक ही बैटल में डाल देते थे सर, ठीक है। वेयर रियलिटी ये है कि यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन बैटल एंड द वॉर, है ना समझे। इन वन वॉर देयर विल मल्टीपल बैटल दैट विल बी फॉट सर, ओके। एक युद्ध के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां होती है सर, ओके। आप एक ही लड़ाई के अंदर सब कुछ अपना डाल दो सर, है ना, वो थोड़ी चलेगा सर, है ना समझे। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको एक दो लड़ाइयों में रिट्रीट भी करना पड़े, बट द राजपूत हैड दिस आइडियोलॉजी कॉल्ड एज वीर भोगे वसुंधरा सर, है ना। और वीर भोगे वसुंधरा का मतलब ये है कि जो वीर लिखाएगा वही वसुंधरा, मतलब बेसिकली जो जमीन है उसको भोगेगा, मतलब उसको पावर के रूप में कैप्चर करेगा। तो हमारी शौर्यता ये है कि हमको कभी रिट्रीट नहीं करना चाहिए सर। देखिए आज की तारीख में शब्द यूज होता है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट सर, आर्म फोर्सेस में भी यूज होता है, हम वापस भी आते हैं, बहुत बार हमने ऐसे एक्शंस लिए हैं जहां हम वापस आए और उसके बाद फिर कमबैक किया है सर, ठीक है। तो वन स्टेप बैकवर्ड फोर स्टेप्स अहेड सर, है ना, या फोर स्टेप्स फॉरवर्ड सर, ओके। एक स्टेप पीछे लेके अगर चार स्टेप आगे जाने का जंप मिल रहा है तो वो लेना पड़ेगा सर, ठीक है। पर उस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि इस पीरियड के अंदर ये चीज नहीं थी सर, समझे। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो मेथड ऑफ वॉरफेयर थी वो फ्रंटल अटैक्स के रूप में थी, जहां कन्वेंशनल फाइटिंग के पॉइंट ऑफ से हमको ये चीज मिलेगी कि सीधे सीधे खड़े रहो, लड़ाई कर दो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कहानी हमें ये मिल रही है कि इनके पास योद्धाओं की कमी नहीं थी, मार्शल स्पिरिट की कमी नहीं थी सर, है ना। इनके पास ऐसा नहीं था कि भाई ये लड़ने के काबिल नहीं है राजपूत राजा सर, ठीक है समझे। पर इनकी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर बेसिकली बहुत बड़ा फैक्टर आपको मिलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट इनको एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखने को मिल रहा है कि राजपूत जो थे वो डिफीट के पॉइंट ऑफ से सोचते नहीं थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भाई हम बेसिकली हार नहीं कबूल करेंगे, विल पुट एवरीथिंग एट आवर स्टेक सर, है ना समझे। मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर व्हाट इज हैपनिंग कि बिकॉज़ ऑफ नॉट हैविंग द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट एंड आल्सो मेकिंग श्योर कि भी आप अपनी पूरी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को भी युद्ध के मैदान की तरफ या वहां तक लेके जाने की कोशिश करोगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो कोहेजन की कमी आपको मिलती है सर, ठीक है ना। दूसरी कहानी हमें यहाँ से ये भी देखने को मिलता है कि बहुत लोग इसको फ्यूडलिज्म के साथ भी जोड़ते हैं। देखिए फ्यूडलिज्म की कहानी क्या थी सर, है ना समझे। तो मेनी ऑफ द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट हैव देयर लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी दैट दे यूज्ड टू दैट दे कैन बिल्ड अप सर, ठीक है ना समझे। अब इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी अपने हिसाब से नहीं बना पाए, तो वन ऑफ द फंडामेंटल इशू वाज फ्यूडलिज्म सर, ओके। क्योंकि एक राजपूत राजा जो है उसके नीचे बहुत सारे सामंत राजा आते थे, तो ये जितने भी सामंत राजा थे अपने सैनिकों को लेके आते थे जब युद्ध होता था ना, बंदे भेजने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप समझने की कोशिश करिए तो हमें ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंटली देखने को मिली कि ये जो सामंत राजा के सैनिक थे वो अपने सामंत के प्रति ज्यादा लॉयल रहते थे कंपेयर टू द मेन राजपूत किंग जिनके साथ इनको लड़ाई करनी है सर, ठीक है समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है और जो आर्मी के अंदर जो कोहेजन होना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया। देखिए आर्म फोर्सेस के अंदर यू विल फाइंड कि ये तीन चीजें होती है, नाम, नमक और निशान सर, ठीक है समझे। ये बेसिकली कॉन्शियसनेस अंग्रेजों के समय पे डाली गई थी सर, है ना समझे, कि तुम्हें अपने बेसिकली नाम के लिए फाइट करना है सर, है ना। तुम जो जहां से नमक आ रहा है, निशान तुम्हारा आर्मी का जो है ना काइंड ऑफ रेजिमेंटल ऑनर है, यूनिट की जो इंपॉर्टेंस है उसके पॉइंट ऑफ से तुम्हें लड़ना है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर ना ही नाम था, ना ही नमक था, ना ही निशान था। निशान बेसिकली सामंत राजा का था सर, ठीक है। तो सामंती राजा के पॉइंट ऑफ से लोग लड़ाई तो कर रहे थे सर, फाइटिंग विद रिस्पेक्ट टू, बट दे डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिजेंस दैट वी विल फाइंड कि जो बड़े राजा की तरफ होना चाहिए सर, ठीक है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था मिलिट्री सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। इनफैक्ट राजपूत राजाओं की एक सबसे बड़ी वीकनेस थी कि ये डिफेंसिव खेलते थे ना कि ऑफेंसिव खेलते थे। तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह जो है जिन्होंने बेसिकली मिडिवल इंडिया के ऊपर और भारत में इस्लाम कैसे इसके ऊपर किताब लिखी है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने ये बड़ी चीज हाईलाइट की कि राजपूत किंग्स वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस दैट कि दे नेवर प्लेड इट ऑफेंसिव सर। ऑफेंसिव खेलने का मतलब समझ में आता है सर, ठीक है। देखो एक चीज होती है कि आप सामने से दुश्मन के ऊपर अटैक करो या उसके लिए राह देख लो सर, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप अपने डिफेंस को स्ट्रांग करने की कोशिश करो सर, ठीक है। अब देखो रियलिटी ये होती है कि आपको ऑफेंसिव खेलना होता है, कोई भी है सर, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ओके। सामने वाले व्यक्ति को डर रहना चाहिए कि ये कभी भी आ जाएगा सर, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैं अपनी लाइन को डिफेंस करके बैठूंगा तो नहीं। इजराइल देख लो सर, इजराइल डिफेंसिव खेल रहा था, है ना समझे, बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीजंस, ओके। और उसने प्रेशर बना के रखा होगा हमास के ऊपर, तो ये होता नहीं सर, समझे, गाजा पट्टी के ऊपर या हमास के ऊपर, क्योंकि खाली गाजा को ही हमास कंट्रोल करता है, ओके। तो उसके बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल इंटरनल रीजंस ये लोग डिवाइडेड हाउस बन गए थे टेम्पररी, एंड देन वी विल फाइंड कि ऑफेंस कर नहीं पाए, प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए, ये रॉकेट वॉकेट एक्चुअली इजराइल रेगुलरली ऑपरेशंस करता है अगेंस्ट दी हमास इन द गाजा पट्टी सर, ओके। और इनकी एक सिचुएशन पॉइंट आती है जब इनको ज्यादा समझ में आ रहा है कि ज्यादा हथियार इन्होंने इकट्ठे कर लिए तो गोला मार देगा सर, ठीक है। एक पिन पॉइंटेड अप्रोच है ना इनके पास, बहुत प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सर, ठीक है। तो एक गोला मारेगा तो वहां डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा हाउस, ओके। इस बार ये हुआ कि ऑफेंसिव खेला नहीं बिकॉज़ ऑफ इंटरनल रीजंस इन इजराइल सर, ओके ना। तो डिवाइडेड हाउस था, इनके बीच में अंदर अंदर ही टैटू चल रही थी पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि पूरी बच जाती है सर, ओके। तो राजपूत किंग्स के साथ ये चीज बहुत हुई कि दे नेवर प्लेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव गेम्स, ओके ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि ऑफेंसिव गेम ना खेलने के कारण भी आपको ये चीज मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि द राजपूत किंग्स, ओके, व्हिच वर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, है ना समझे, इनको हमेशा डिफेंसिव ही आदत थी। अब ऑफेंसिव क्यों नहीं खेलते तो उसके पीछे का कारण आप देखिए, क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ से किसी ने नॉर्थ इंडिया में बड़ा एम्पायर बनाया नहीं था कि कोई सोचे कि नॉर्थ के बाद हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे सर, ओके। तो ये भी चीज एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि यहाँ जब हम लोग स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ एक वीकनेस आपको मिलती है। इसी में वॉर एथिक्स आपको मिलता है सर, ठीक है ना। वॉर एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था? क्योंकि हमें ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंटली देखने को मिली कि यहाँ जितने भी राजपूत किंग्स थे वो सब रूल्स बेस्ड लड़ाई करते थे सर, ठीक है ना समझे। मैंने बताया कि दुश्मन के ऊपर अगर दुश्मन जा रहा है तो उसको अटैक नहीं करना है। जैसे कि वी विल सी कि गजनी के साथ, ये घोरी के साथ ये हुआ कि जब वो हार गया तो उसको जाने दिया गया सर, ठीक है ना। 1191 में तरेन की लड़ाई में भी हुआ, केदरा की लड़ाई में भी ये हुआ सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि कभी भी आप अपने सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं करते थे, सामने वाले के सिविलियंस को टारगेट नहीं करते थे सर, ठीक है। बट ये सब कुछ चीजें अगर आप समझिए तो वी विल फाइंड कि ये वी विल सी कि राजपूत पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेसेस के रूप में कंसीडर की गई है सर, ठीक है ना समझे। क्यों कंसीडर की गई है? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो नियम थे वो सामने वाला तो फॉलो नहीं कर रहा था सर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आइडियलिज्म इज फॉर आइडियल सोसाइटी सर, एंड इसी के कारण वी विल फाइंड कि यहाँ ये लोग आइडियलिस्टिक रहे। सामने वाला राजा सोच रहा है कि देखो मैं कहीं फॉरेन लैंड में लड़ाई करने आया हूँ, मेरी तो एग्जिस्टेंस इसी के ऊपर है कि मैं जीतूंगा सर, ठीक है। जिस दिन मैं हार जाऊंगा उस दिन कहीं का नहीं रहूंगा सर, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड कि द राजपूत हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये ओन प्रॉब्लम में इनके अंदर स्पिरिट ऑफ शेवल्री और ब्रेवरी तो थी, बट देन वी विल फाइंड कि ये गेम के रूप में इसको देखते थे सर, है ना समझे। मोबिलिटी इनके अंदर एब्सेंट आपको देखने को मिलती है। मोबिलिटी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हाथी का उपयोग करना, या वी विल सी कि कारवा का यूज कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको मिलता रहता है। घोड़े का उपयोग सबसे ज्यादा वी विल सी कि इनके द्वारा सेंट्रलाइजेशन शासकों के द्वारा किया, तो बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कहानी, राजपूत ऑलवेज टेक एवरीथिंग इन अ सिंगल बैटल। मैंने आपको बताया कि बैटल और वॉर के बीच में अंतर होता है सर, ठीक है। कि आप कोई भी लड़ाई कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि लड़ाई में कभी रिट्रीट करना पड़े तो कर देंगे सर, ठीक है। बट हमारे यहाँ ऐसा था कि भाई नहीं, कोई भी छोटी से छोटी कॉन्फ्लिक्ट होगी हम सब कुछ झोंक देंगे अपना सर, ठीक है।
और अल्टीमेटली कुछ बचता नहीं था क्योंकि मेल जितने भी है वो सब युद्ध में मारे गए हैं या वो बेसिकली लड़ाई के लिए वापस नहीं आएंगे, तो ओनली वुमेन वर लेफ्ट आउट सर ना, तो उनको फिर अल्टीमेटली फिर जौहर की तरफ जाना पड़ा, आप समझे कि उस दौर के अंदर एक ऐसी स्थिति थी कि रेदर देन बिकमिंग अ स्लेव सर, ठीक है ना, इट्स बेटर टू बिकम बेसिकली कमिट जौहर सर, ओके। इनफैक्ट ये फिलिस्तीन से जो ये क्या कह सकते हैं वीडियोस आए हैं, ये वीडियोस में वो हॉस्टेज को उठा गया है, उसमें पीछे बोल रहे हैं कि हमने इनको गुलाम बना दिया है सर, सेक्स स्लेव्स बनाया है सर, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे आईसीस जैसी मान्यता हमास वाले लेके बैठे हुए। अब इन सब के चक्कर में वी विल कम टू नो कि अल्टीमेटली सामान्य फिलिस्तीनी माना जाएगा सर, समझे, तो ये हमास तो बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर, ठीक है, तो एक आम फिलिस्तीनी बेचारा वहां जो रह रहा है सर, गाजा पट्टी के ऊपर या वेस्ट बैंक के ऊपर रह रहा है, उसके ऊपर बोला पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि वो बोला तो एड्रेस देके तो आएगा नहीं। दूसरा क्या है कि हमास वाला लोग जितना भी है सर, ठीक है, वो ह्यूमन को सिविल वो है ना शील्ड के रूप में यूज करता है, ह्यूमन शील्ड के रूप में सिविलियंस को, तो इन सब का चक्कर आएगा सर, ठीक है, समझे, तो विल फाइंड कि राजपूत के अंदर आपको ये चीज बहुत प्रोमिनेंट मिलती है सर, ठीक है, तो ऑफेंसिव इन्होंने किया नहीं सर, ओके, वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा लोगों को ये लग रहा था कि हम हार गए तो हम अपने आप को नहीं माफ करेंगे सर, ठीक है, और ये चीज आपको बहुत देखने को मिलती है। सो लूजिंग किंग हमारे यहाँ अगर आपको पता होगा कि वत्ता किरुतल करके टेक्निक थी जो साउथ के राजा लोग भी करते थे सर, ठीक है, समझे, अब हारने के बाद राजा को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, हारने के बाद राजा को जज्बा रखना पड़ता है, मोबिलिटी है ना, काइंड ऑफ लोगों से वी विल सी कि है ना थोड़ा मोटिवेशन देना पड़ता है, यहाँ उल्टी कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है, समझे, वी विल सी कि वंस द मोमेंट अ किंग विल बी लूजिंग इट आउट सर, ठीक है, समझे, हमें ये पता चल रहा था किंग इज टू स्टार्व हिमसेल्फ और किल हिमसेल्फ सर, ठीक है, समझे, तो बहुत केसेस में ऐसे हुआ कि हमें ये चीज पता चल रही है कि राजा लोगों को कभी-कभी इनफैक्ट है ना अपनी ही हार को बहुत ही है ना काइंड ऑफ नेगेटिव वे में देखा जाता था, ऑनर अबव एवरीथिंग जैसे कि हमारी प्राइड है, हमारी ऑनर, हम हार कैसे हो गए सर, ठीक है, अब देखिए हार गए तो हार गए टेम्पररी, ऐसे तो गजनी गोरी भी हार के गया था 1191 में सर, ठीक है, बट देन ही केम बैक आफ्टर ईयर्स सर, समझे, तो ये चीज हमें प्रोमिनेंटली मिलेगी इंडियन राजाओं के अंदर आपको नहीं मिलती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत बार राजा लोग ग्राउंड पे उतर जाते थे सर, ठीक है, अब जैसे दाहिर के साथ ये हुआ था कि जब पहली बार सिंध के ऊपर ब्रह्मनाबाद की लड़ाई हुई सर, है ना, समझे, और दाहिर सिंध के राजा के रूप में थे, तो कॉन्फ्लिक्ट चली तो दाहिर खुद उतर गए थे, वेयर एज़ विल सी कि सामान्य सैनिक के रूप में आपको नहीं उतरना है सर, ठीक है, समझे, आपको पीछे जनरल के रूप में स्ट्रेटजी बनानी है। बहुत बार आपको ये मिलेगा कि जो लीडर शुड नॉट बी इन द ग्राउंड सर, है ना, ग्राउंड पे जाना भी चाहिए तो टेम्पररी पॉइंट ऑफ से जाएगा, अपनी चेहरा दिखाएगा, वापस आ जाएगा सर, ठीक है, समझे, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ही आपकी सेना का मोरल लगा रहता है सर, है ना, सेना का मोरल का मतलब है कि आपके जो सोल्जर्स है, आपको लीडर आपको कुछ हो जाएगा तो उनका दूसरा टूट जाएगा, उनका जज्बा टूट जाएगा सर, ठीक है, और ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि जो राजा लोग थे वो ग्राउंड पे उतर जाते थे। देखिए वो अच्छी बात है कि आप ग्राउंड पे उतरो सर, ठीक है, समझे, पर ये भी देखना है कि आपको नुकसान ना हो या आपकी सेना को नुकसान ना हो, वो देखना पड़ेगा सर, ठीक है, समझे, तो टूक्स के सामने जब हम लोग देखेंगे तो टूक्स का घोड़ा का बहुत फायदा हुआ, टक्स का सर, ठीक है, बड़े ऑफेंसिव और एग्रेसिव थे सर, ठीक है ना, समझे, आयरन स्पीयर का यूज कर रहे थे और इनके यहाँ बहुत ही अच्छे बेसिकली सेनापति इनको मिल गए। देखिए ये क्यों मिले थे, उसके पीछे के कारण आप समझने की कोशिश करिए। वी विल फाइंड कि सेनापति मिलने का एक कारण ये था कि ये गुलामों को बहुत ही प्राधान्य देते थे सर, ठीक है, इनफैक्ट इसी से ही वी विल कम टू नो कि इंडिया की सोशल कंडीशंस के ऊपर भी सवाल आता है सर, ठीक है, क्योंकि राजपूत आर्मीज जो हुआ करती थी उसमें जो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब चीजें देखेंगे तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, वहाँ एक प्रकार का स्टैग्नेशन था या क्लास एक्सक्लूसिविटी थी सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे, एक्सक्लूसिव क्लास के लोग थे, वही लीडरशिप के ऊपर आ रहे थे सर, ठीक है, तो होता क्या था कि आपके पास मेनी टाइम्स काफी लोगों ने इसके ऊपर एक रीजन दिया है कि इंडिया की सोसाइटी क्योंकि वर्ण जाति हायरार्की का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जाति के अंदर हायरार्की आई, तो नो डाउट द आर्म्ड फोर्सेस कंसिस्टेड ऑफ मेनी नंबर्स एंड मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, ओके, समझे, सो देयर वर मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट जातिज एज़ वेल हु वर पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो ट्राइबल्स भी थे और भी समुदाय के लोग आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप, है ना, देखिए यहाँ गुलामी प्रथा थी ना वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जितने भी गुलाम निकल के आ रहे थे सर, ठीक है ना, समझे, ऑल द स्लेव्स वर एक्चुअली गिवन द मोस्ट इंपोर्टेंट अथॉरिटी और इनको राजा ने ट्रस्ट किया और कहा कि देखो तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं सर, ठीक है, समझे, सो द स्लेव्स हैड द ऑडेसिटी टू बिकम अ सुल्तान सर, एंड द स्लेव्स कुड प्रूव देमसेल्व्स, वेयर यहाँ तो क्या है कि प्रूविंग पॉइंट कभी नहीं मिलता था, आप एक हद से ज्यादा सेना में ऊपर ही नहीं जा पाओगे बिकॉज़ ऑफ योर सोशल बैकग्राउंड एज़ वेल सर, ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन दैट हैज बीन एट्रिब्यूटेड इज बिकॉज़ वी विल सी कि द इंडियन सोसाइटी लैक्ड सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द सोशल ऑर्डर सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद करके एक ऑथर है सर, ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वो इसके ऊपर लिखते हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि द इंडियन कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा सर, ठीक है, व्हिच वाज पार्ट ऑफ द इंडियन सोशल ऑर्डर वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द लैक ऑफ कोहेजन इन द आर्म्ड फोर्सेस सर, ठीक है ना, समझे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इवन व्हेन द आर्म्ड फोर्सेस वर मेड देयर वाज अ इश्यू बिटवीन द कमांडर एंड द सोल्जर्स, देयर वाज अ इश्यू विद रिस्पेक्ट टू वी विल सी हाउ टू यूज द आर्मी एंड देयर वाज आल्सो इश्यू विद रिस्पेक्ट टू द पूलिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज कमिंग टुगेदर सर, है ना, समझे, अब फ्यूडलिज्म था तो रिसोर्सेज आप एक हद से ज्यादा पूल नहीं कर पा रहे थे सर, ठीक है, क्योंकि छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी आपको यहाँ से मिल जाती है, उसके सामने आप यहाँ देखिए सर, है ना, समझे, तो रिलीजियन ऑब्जेक्टिव वाज वेरी बाइंडिंग फॉर द ऑल द तुर्किश रूलर्स और द सेंट्रल एशियन रूलर्स, ओके, सो दे केम अप विद द स्पिरिट ऑफ गाजी सर, है ना, समझे, तो इसमें रिलीजियस सोशल रिलीजियस रीजन भी आपको यहाँ से मिल जाता है सर, ठीक है, प्रमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि ये स्लेव्स ऊपर तक जा सकते थे, खुद राजा बन सकते थे और ये हुआ सर, ठीक है, बख्तियार खिलजी बन गया, वी विल फाइंड कि वो मतलब बंगाल के ऊपर उसने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया या कुतुब नैबक बन गया, यल्दूज बन गया, कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ से पता चलता है कि द मेथड ऑफ फाइटिंग और द पॉपुलेशन व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द मिलिट्री हैड काइंड ऑफ heterogeneous elements no doubt, but when we see the overall social circumstances the hierarchy was such that it had some kind of we can say rigidity with respect to the promotions or the we can say higher authority, we'll also find that there were many class of people who were not involved in the armed forces और अगर इन्वॉल्व हुए तो बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से मिलेंगे सर, गेटिंग ओके, दूसरी कहानी हमें ये भी पता चलता है कि खाली और खाली फोर्स के ही हमने आधार बनाए थे सर, ठीक है, और फोर्स भी एक हद से ज्यादा आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो सोशल फैब्रिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर, ओके, बाकी इनके लिए तो क्या फिक्स था कि आओ है ना बीट रैली एंड राउट सर, है ना, समझे, कि बीट करना है, मारना है, फिर रैली करना है, फिर उनको राउट करके साइड से फ्लैंक से अटैक करके चले जाना है सर, ठीक है, तो और इनके बेसिकली आर्चर्स बड़े स्मार्ट हुआ करते थे गजनीज के और घोरी के सर, ओके, सो बोथ ऑफ देम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू मिलिटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट टाइम सर, है ना, समझे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलेगी सर, है ना, समझे, एंड साइमल्टेनियसली वी विल सी कि एक इसके अंदर एक फैक्टर आपको यहाँ से मिलता रहता है। अब देखिए कि इसमें अलग-अलग प्रकार के ओपिनियंस आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे, एंड इसमें जैसे हाथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया गया है कि काफी लोग कहते हैं कि हाथी एकमात्र कारण नहीं था इनके डिफीट का, अब हाथी वाज नॉट द ओनली रीजन बट इट वाज द रीजन सर, है ना, क्योंकि हाथी के ऊपर लीडर को तीर लगता था तो सेना आपकी डिमोबिलाइज हो जाती है, ये डिमोरलाइज हो जाती थी सर, ठीक है, तो काफी लोग ये कहते हैं कि देखो जयपाल को जो गोली लगी है या काइंड ऑफ मतलब से लगा है, तीर लगा है या लेटर ऑन विल सी कि जयचंद को भी लग गया था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन एज़ वेल सर, ठीक है, गजनी खुद भी विल सी कि हाथी लेके आया था, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से हाथी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं थी, बट एक चीज हमको यहाँ से देखने को मिलता है वो है सतीश चंद्र साहब ने जो लिखा है सर, ठीक है, और ये शब्द बेसिकली सतीश चंद्र साहब अल-बिरूनी को भी कोट करके लिखे हैं ना, कि अल-बिरूनी खुद लिखता है कि इंडियंस एक्चुअली बिलीव्स आर कि उनके ऐसा कोई कंट्री नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं है सर, ठीक है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ चीजें चल रही है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि एक बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी विल सी कि एक से अधिक फैक्टर है, साइंटिफिक एटीट्यूड लिमिटेड था या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्यों नहीं आया क्योंकि हम लोग आउटलुक हमारा फॉरेन नहीं था, फॉरेन मतलब जो चीजें बदल रही है उस हिसाब से हम लोग अपने आप को एडप्ट नहीं कर पा रहे थे सर, ठीक है, देखिए आज की तारीख के अंदर हम लोग क्यों टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हो गए हैं सर, है ना, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि सर्वाइव करना है तो टेक्नोलॉजी से करेंगे सर, ठीक है सर, विदाउट टेक्नोलॉजी अब जब तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ना आ पाए तब तक हम लोग बेसिकली बाहर से भी टेक्नोलॉजी को हम लोग परचेस करेंगे, क्योंकि हमारे सर्वाइवल तो बेसिकली इसी के ऊपर है ना सर, ओके, लोग कहते हैं रशिया से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, आप खरीदते हैं सर, ठीक है, क्योंकि हमारी खुद की जब तक इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तब तक हमारी हमारी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। आप देखिए एंशिएंट और मिडिवल एजेस में जितने भी इन्वेजन्स हुए उसमें विदेशी आक्रमण क्यों सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि यहाँ सेना की कमजोरी की एक सबसे बड़ी पॉइंट था वो था टेक्नोलॉजिकल इंस्टॉलेशन सर, ओके, एंड बिकॉज़ हमारा आउटलुक बड़ा इनवर्ड लुकिंग था तो हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंजेस हो रहे थे उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, हम देख के भी अडॉप्ट नहीं कर पाए सर, ठीक है, तो अब
बेसिकली चीजें बदल गई है सर, ठीक है? तो उस पीरियड में ये चीज आपको लिमिटेशन आपको मिलती है सर, ठीक है? समझे? तो वी विल फाइंड कि ये बहुत सारी पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे वी विल सी कि एक कलयुग का एज आता है, आपको याद होगा तो मैंने आपको अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर बताया था कि काफी लोग कह रहे हैं कि जैसे कलयुग सर है ना, कली युग जैसा, ओके? ये कलयुग का मतलब क्या है सर, है ना? कि इंडिया की जो टेक्स्ट है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, अर्ली मेडिवल पीरियड में ये लिखती है कि भाई भारत के अंदर कलयुग था सर, है ना? ये कलयुग में पूरा डार्क एज आ गया था सर, है ना? समझे? डार्क एज के पीरियड के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं मिलेगा सर, है ना? समझे? तो वी विल सी कि इसको भी सफिशिएंट सपोर्ट करेंगे सर, ओके? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, है ना? स्टीरियर्स का प्रॉब्लम था, घोड़े के ऊपर सैडल का प्रॉब्लम था। अब ये जो सैडल है प्रॉपर वाला ये तुर्किश लोग यूज करते थे, स्टीरियर्स भी तुर्किश लोगों ने ज्यादा यूज किया सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि इनके अंदर जो स्पिरिट थी वो स्पिरिट को तो कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था सर, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ जो शासक थे बड़े एथिकल वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ से लड़ते थे ना सर, ओके? उनको ऐसा तो था नहीं कि भाई हमको बेसिकली एक ही जो है या एक बेसिकली सर्वाइवल के लिए फाइट करना है, नहीं हम तो स्पोर्ट्स के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ओके? और स्पोर्ट्स के रूप में कंसीडर करेंगे तो नियमों का भी हमने बहुत फॉलो किया ना सर, ठीक है? तो ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फॉलोड एज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री एंड व्हाटएवर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर टेकिंग प्लेस, है ना? समझे? इनफैक्ट राजपूत वेयर नॉट यूज्ड टू मूव अराउंड सर, है ना? समझे? हमें एक चीज ये भी मिल रही थी कि दे यूज्ड टू टेक अलोंग मतलब है ना पूरी की पूरी सेना के साथ पूरा सिटी लेके चलते थे सर, ओके? तो वो भी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये एक वीकनेसेस के रूप में कंसीडर किया गया सर, ठीक है? और वीकनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि ग्रेजुअल सेंस में इसकी इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर आपको मिलती है। इकोनॉमिक रीजंस तो थे ही क्योंकि सामंतवाद था, सामंतवाद के अंदर राजा के पास सेना लिमिटेड थी, शक्ति लिमिटेड थी, पैसा लिमिटेड था सर, ठीक है? टेम्पल्स के पास पैसा था बट टेम्पल्स का पैसा कभी राजा उपयोग में नहीं लेता था सर, ठीक है? देखिए आज की तारीख में भी बीच में बात हो रही थी सर, ठीक है? और ये हो रहा था कि भाई मंदिर से सोना और मंदिर के अंदर जो रिसोर्सेज है वो सब स्टेट को ले लेना चाहिए, है ना? समझे? बट ये कभी नहीं करेगा स्टेट सर, है ना? समझे? है ना? ट्रेडिंग अकाउंट इनफैक्ट अभी भी जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी अगले 10 15 25 साल घट जाएगा जिस हिसाब से पब्लिक मूवमेंट चल रहा है कि लेट द स्टेट शुड कम आउट फ्रॉम द टेंपल इंस्टीट्यूशंस, ओके? तो उस पीरियड में स्टेट ने कभी भी इनफैक्ट है ना पैसा टेंपल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया था जब वॉर को फाइनेंस करने की बात आ रही थी सर, ठीक है? सो नो डाउट द स्टेट यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम द मर्चेंट्स, व्यापारी लोग और बाकी सबसे पैसा लेगा, बट ये चीज आपको प्रोमिनेंटली मिलती रहती है सर, ठीक है? समझे? तो वी विल सी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि इकोनॉमिक रीजंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, ठीक है? और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, राजा के पास पैसा था नहीं जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाए सर, ठीक है? समझे? इसी में ही सोशो कल्चरल रीजंस आपको मिल जाते हैं। देखिए सोशो कल्चरल रीजंस का क्या कारण है सर, ठीक है? तो हमने आपको बताया कि भारत की जो एथिक्स थी सर, है ना? राजा को राज धर्म का फॉलो करना था, है ना? धर्म धर्म युद्ध के रूप में था, है ना? कभी भी सरप्राइज अटैक नहीं होता है, वार्निंग दिया जाता था सर, है ना? एथिकल फाइटिंग आपको मिलती है, सुबह से शाम तक लड़ाई करेंगे फिर वापस घर पे चले जाएंगे, एनिमी अगर माफी मांग रहा है तो फिर उसको माफ करके वापस भेज दिया जाएगा सर, ठीक है? समझे? कभी सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे सर, ठीक है? ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? हाँ, रिट्रीटिंग एनिमी को कभी अटैक नहीं करना है, पीछे से तो कभी अटैक नहीं करना है, सामने से युद्ध करना है सर, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई सरेंडर कर हम सरेंडर नहीं करेंगे, अगर कोई सरेंडर करेगा तो हम उसको माफी दे देंगे सर, ओके? तो आप देखिए कि जो प्रकार की इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज भारत के जो स्थानिक शासक लोग बेसिकली फाइट कर रहे थे दैट वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम दैट द टर्क्स हैड अ फाइट फॉर सर, है ना? तो टर्क्स की तो एक ही कहानी थी कि जीतना है एट एनी कॉस्ट, है ना? हम तो गाजी बन के आए हैं सर, ठीक है? वी आर फाइटिंग टू विन अल्टीमेटली सर, क्योंकि हमारा तो सर्वाइवल का कहानी आपको मिलेगा सर, ठीक है? अब देखिए कि आज के दौर में इजराइल इनमें से बहुत सारी चीजों को बेसिकली नहीं मानता है सर, ठीक है? क्योंकि अभी कल मैं देख रहा था जो विदेश मतलब डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, बोले हमारे में कोई आइडियलिज्म रखी नहीं है तो हम किस बात की रखेंगे सर, ठीक है? तो कोलैटरल डैमेज में बाकी सारे लोग जो आएंगे वो लपेटे में आ जाएंगे सर, ठीक है? तो इट्स वेरी सैड स्टेट सिचुएशन, बट ये रियलिज्म की कहानी आपको मिलती है, इनके साथ भी हमको यही चीज मिलेगी सर, ओके? एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो गजनी और घोरी जैसे लोग थे इनके पास बेसिकली कोई एथिकल फाइटिंग थी नहीं, रात धर्म फॉलो नहीं करते थे, वी विल सी कि सिटीज को प्लंडर किया करते थे। इनफैक्ट सोमनाथ में जब ये घुसा ना सर, ओके? तो सोमनाथ में ब्राह्मणों ने इसको पैर पड़ दिया सर, है ना? कहा कि देखो तुमको जो चाहिए वो सब लेके चले जाओ, प्लस प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय द आइडल्स एंड प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय द टेंपल्स, ओके? समझे? तो गजनी कह रहा है कि मैं आया हूं जिसके लिए सर, है ना? समझे? आई कैन नॉट बी कॉल्ड माय सेल्फ एज अ फॉरगिवर ऑफ द टेंपल्स और आई कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरगिवर ऑफ द इन्फिडेल्स, है ना? समझे? मतलब मैं कुफर करने वालों को माफ कैसे कर सकता हूं सर, ठीक है? मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा, अगर मेरी सेना बाहर जाके बोल देगी बाकी सारे लोगों को कि तो माफ करके आया है सर, ठीक है? तो मतलब इस प्रकार की मान्यता के साथ ये व्यक्ति आया था सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही इनके अंदर कोई आइडियलिज्म थी, है ना? वी विल सी कि ना ही इनके अंदर एक प्रकार की आप समझने की कोशिश करिए कि नीति नियम से ना युद्ध, है ना? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी सर, है ना? देयर इज समथिंग एथिकल वॉरफेयर एज़ वेल सर, ठीक है? तो राजपूत डायनेस्टीज थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट एथिकल वॉरफेयर किया करती थी सर, ठीक है? समझे? एंड वी विल कम टू नो कि ये एथिकल वॉरफेयर बहुत ही प्रोमिनेंट था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन किंग्स, वो चीज आपको इनके यहाँ पे नहीं मिलती है सर, ठीक है? समझे? ओके? तो एक कहते हैं कि इट वाज अ स्ट्रगल बिटवीन टू सोशल सिस्टम, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मैंने आपको बताया सर, ठीक है? एजेड वर्सेस यूथफुल, तो भारत की समाज व्यवस्था बड़ी एजेड हो गई थी, सामने वो यूथफुल समाज व्यवस्था थी सर, ठीक है? कास्ट हायरार्की बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहाँ से मिलता है, ये चीज थी सर, है ना? समझे? मुस्लिम्स के अंदर भी उसी की जो डायनेस्टीज आई उसके प्रोफेसर हबीब जो है मैंने आपको बताया लीगल स्कूल ऑफ थॉट से, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब के सब गादी बन के आ रहे थे सर, ठीक है ना? समझे? तो सोसाइटी के अंदर हमारी जो सोशल ऑर्डर था उसने रिकेट कर दिया था, पूरी चीजों को पकड़ लिया था सर, ये कमजोर कर दिया था सर, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कास्ट टाबू आल्सो प्लेड अ रोल सर, है ना? जहां हमें ये पता चल रहा है कि कास्टिज्म के कारण ही नेशनलिज्म नहीं आया सर, ठीक है? क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद जो है वो सांस्कृतिक परिभाषा है सर, ठीक है? सांस्कृतिक भावना के रूप में आता है, पर जहां आप बेसिकली जाति या बाकी सारे आधार के ऊपर हम एक दूसरे को बांटते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगी सर, ठीक है? समझे? दूसरी कहानी ये हुई कि जिस तरह की लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत हुई, जिस तरह से एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ती इंडियन सोसाइटी के अंदर, वहां जो राजा लोग आए बड़े इनकेपेबल है ना, किसी को भी लैंड ग्रांट दे दी जाती थी उठा के ले भाई तू भी ले ले सर, तू भी राजा बन गया सर, ठीक है? अब उसके पास उतनी उतनी हौसला नहीं है, ना ही उसके पास उतने रिसोर्सेज है, ना ही उतना जज्बा है सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बन के आता है सर, ठीक है? तो वी विल सी कि ये सब फैक्टर्स आपको प्रोमिनेंटली मिलते हैं एंड देन वी विल फाइंड कि जब इन्होंने पंजाब जीता उसके बाद तो क्लियर हो जाना चाहिए था शासकों के लिए कि भाई इट्स वेरी हाई टाइम दैट वी हैव टू सेटल दिस मैटर ऑफ सर, समझे? बट वी विल सी कि जब गजनी जीत के गया पंजाब उसके बाद ये लोग सीखे नहीं सर, समझे? सो वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट कि यहाँ सीखने का अभाव आपको मिलता है, सामाजिक अभाव आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है? कुछ ऑथर्स ये कहते हैं सर, ठीक है ना? समझे? कि नो डाउट द आर्मी वाज एन हेटेरोजेनियस इंस्टीट्यूशन सर, ओके? आर्मी में कोई भेदभाव नहीं था, देखो रियलिटी ये भी थी कि देयर वर लोअर कास्ट पीपल इन द आर्मी सर, ठीक है? द इश्यू वाज नॉट अबाउट द लोअर कास्ट पीपल इन्वॉल्वड इन द आर्मी, द इश्यू वाज दैट कि हाउ कोहेसिव योर आर्म फोर्स वाज सर, है ना? समझे? कि भाई सेना के अंदर एक टुकड़ी है, आपकी पलटन है, यूनिट है, जो भी है सर, ठीक है ना? समझे? बट उसमें आप किस प्रकार के लोगों को इंक्लूड करके उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हो जो लीड कर पाए सर, ठीक है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? अब इसमें होता था क्या कि इनकेपेबल रूलर्स जो एरिस्टोक्रेट के रूप में बैठे हुए थे ना, जिनको लैंड ग्रांट मिल गई हेरिडेटरी सर, ओके? और ये हेरिडेटरी लैंड ग्रांट के रूप में शासक के रूप में बैठा हुआ है। अब उसके नीचे का सैनिक उससे ज्यादा शक्तिमान है या ज्यादा योद्धा के रूप में वो आगे कर सकता है सर काम, बट उसको फिर ऊपर आने का मौका नहीं मिला बिकॉज़ ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक टेंडेंसीज एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ द सोशल ऑर्डर एज़ वेल सर, ठीक है? व्हेयरएज़ यहाँ ये नहीं था, यहाँ मैंने आपको बताया कि स्लेवरी सिस्टम थी सर, ठीक है? और स्लेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो स्लेव्स बिकेम वन ऑफ द मेजर वी कैन से इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द राजपूत दिस थिंग, ओके ना? समझे? द तुर्किश, है ना? समझे? ये स्लेव्स क्यों थे? क्योंकि स्लेव्स में मैंने आपको बताया मास्टर सन के रिलेशन थे ना, बाप बेटे के जितने संबंध आपको हुआ करते थे एंड वी विल फाइंड कि इनको अपनी मेरिट के ऊपर से अपने टैलेंट के हिसाब से वी विल फाइंड की पोजीशन दी जाती थी सर, है ना? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, है ना? स्लेव्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड इन्होंने ही किसी के तुर्किश राजा को हेल्प की इन द फाइटिंग एज़ वेल सर, ओके? तो ओवरऑल स्थिति ये हुई कि स्लेवरी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, ना? वो चीज हमको इंडिया में नहीं मिलती है सर, ओके? अल-बिरूनी ये लिखता है कि इंडियंस बिलीव कि हमसे कोई बड़ा नहीं है, हमारे जैसा कोई देश नहीं, हमारे जैसा कोई प्रदेश नहीं, हमारे जैसा कोई विज्ञान नहीं। ये चीज पार्शियली सही भी थी, पर कब तक सर? हमारे साथ भी कभी-कभी आज की तारीख में होता है ना, हम भारत 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 करते रहते हैं, पर हमको बाहर की दुनिया भी देखनी पड़ेगी ना सर, ठीक है? विश्वगुरु तब बनेंगे, है ना? समझे? जब हमें हमारी कमजोरी भी पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना? समझे? खाली हम लोग खाली ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, ऐसे थोड़ी चलेगा सर, है ना? समझे? आजकल बहुत चलता रहता है हमारे यहाँ विश्वगुरु, अरे भाई विश्वगुरु के रूप में हमें ये भी देखना है ना कि व्हाट इज द सिचुएशन सर, ओके? व्हाट आर द डिफेक्ट्स, ओके ना? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ओके? वी नीड टू ओवरकम दिस क्राइसिस एज़ वेल, ओके? तो हमें ये पता चल रहा है कि
एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी, अल्बिरूनी बेसिकली इसके पॉइंट ऑफ से आइडेंटिफाई करेगा सर, है ना समझे। एंड वी विल फाइंड हाँ, कुछ-कुछ लोग गए थे, बोले थे हम इज़राइल जाएँगे, कुछ लोग वहाँ यूक्रेन भी गए थे सर, है ना समझे, यूक्रेन की तरफ चले गए थे राष्ट्र, अलग ही उनको विचारधारा आ गई थी। फिर वहाँ 2-4 गोले पड़े एस-400 के, तो पाइप फट के फ्लावर हो गए, बोला बचाओ, तो इंडियन स्टेट ने मना कर दिया सर, ठीक है समझे, कि भाई तुम काहे, है ना, तो कहाँ जा रहे हो सर, ठीक है ना समझे, तुम है ना, समझ गए कि नहीं समझे, अरे भाई तुम रहो सर, है ना, इतना जज्बात में मत आ जाओ सर, ठीक है समझे, वो अपना लड़ेगा सर, एवरीवन हैज़ टू फाइट देयर ओन वॉर्स, खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो देयर वाज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, है ना, देयर वाज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, साइंटिफिक डायरेक्शन का थोड़ा बहुत अभाव आपको यहाँ से देखने को मिलता रहता है, स्लेवरी सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत प्रोमिनेंट थी। तो वी विल फाइंड कि जगन्नाथ सरकार है ना, जिन्होंने मिडिवल इंडिया के ऊपर किताब लिखी थी, औरंगजेब से लेके शिवाजी महाराज के ऊपर सर, ठीक है, उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। एक तो इक्वालिटी थी सर, है ना, इनिशियल मुस्लिम आर्मीज़ के अंदर सर, ठीक है, तो गुलाम को भी वी विल सी कि ऊपर लेके आने की इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाती थी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी सर, ठीक है। वी विल सी कि एक सोशल सॉलिडारिटी मिलती है, सॉलिडारिटी का मतलब है कि भाईचारा था एक प्रकार की, इनफैक्ट हार्मनी थी आपको इनकी वॉल्स, और इसके कारण ही दे वर बॉन्डिंग लाइक अ फैमिली सर, ठीक है, समझ। तो वी विल फाइंड कि एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर था फेटलिज्म सर, है ना, इनका मानना था कि इट इज़ द सुप्रीम ऑलमाइटी, दैट इज़ द गॉड सर, है ना, अल्लाह जो हम लोग को बेसिकली हेल्प कर रहा है सर, है ना, समझे। एंड इनिशियल पीरियड में ये जितने भी शासक आए थे, वो बेसिकली बड़े रिजिड थे सर, ठीक है। जगन्नाथ सरकार लिखते हैं कि इनिशियली दे हैड फ्रीडम फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन सर, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। लेटर पीरियड में तो फिर ये भी इसके बाद बाटली बॉय बन जाएंगे, बाबर बाबर तक आते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ सरकार हाइलाइटेड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो वी विल फाइंड कि पार्शियली करेक्ट भी थी और पार्शियली थोड़ी बहुत इनकरेक्ट भी थी सर, ठीक है। बट दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोहेजन पार्ट सर, है ना, इन द डिसिप्लिन पार्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इनके कंपैरिजन की जब हम लोग बात करेंगे तो भारत के अंदर सोशल सॉलिडारिटी का अभाव थोड़ा बहुत मिल जाता है सर, ठीक है। दूसरी कहानी एब्सोल्यूट रिलायंस ऑन गॉड, क्योंकि बेसिकली सिंगल गॉड का कांसेप्ट तो था नहीं सर, बिकॉज़ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सोशियो कल्चरल बिलीफ सिस्टम एज़ वेल सर, ठीक है। तो वो भी एक वीकनेस के रूप में आपको मिलती है। डिसिप्लिन का अभाव आपको मिलेगा सर, ठीक है, समझे। डिसिप्लिन क्यों था? क्योंकि देखो जैसे इंडिया की सोसाइटी की आर्मी जैसे बाटी बॉय के रूप में नहीं बन रही थी, बट ओवरऑल डिसिप्लिन का अभाव इसलिए मिल रहा था क्योंकि यूनिट्स जो है वो कोहेसिव नहीं है सर, ठीक है। तो उसमें अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, जाति-भाती के लोगों को इंक्लूड किया गया है, तो उनके अंदर जो जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाया सर, ठीक है, समझे। एंड जब लड़ाई की बात आई तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो लड़ाई के पॉइंट ऑफ से चीजें निकल के नहीं आ रही थी सर, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि रिलीजियस ज़ील का अभाव एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए यहाँ रिलीजियस ज़ील थी पर उतनी भी रिलीजियस ज़ील नहीं थी सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा फैक्टर आपको मिलते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स एक्चुअली केम टुगेदर एंड मल्टीपल फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड द राजपूत डिफीट सर, है ना, समझे। तो वी विल सी दैट इंडिया के राजाओं के लिए या जो हिंदू किंग्स थे इसके लिए, जो राजपूत पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे थे, उनके लिए आसिम मजूमदार बहुत प्रोमिनेंटली लिखते हैं। वो लिखते हैं कि द हिस्ट्री हैड नो मीनिंग फॉर द हिंदू किंग्स, ओके ना, एंड इवेंचुअली दे फेल्ड टू सेट देयर हाउस इन ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि 150 साल का अंतर था ना सर, ठीक है। 150 साल क्यों था? क्योंकि पहला 1027 में या 26 में आके खत्म हुआ, दूसरा 1178 में सर, है ना। तो यू कंपेयर फ्रॉम 1026 टू 1178, इट इज ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 152 ईयर्स, 150 ईयर्स के आसपास आपको आराम से मिल गया है। केरला के बाद भी आप समझने की कोशिश करें कि तरेन तक आते तो और 14 साल लगा दिए थे इसमें गोरी में सर, ठीक है। तो उसने पंजाब और सिंध को कंसोलिडेट करने के चक्कर में, तो बाय दैट टाइम वी विल सी कि चीजों को समझ में आ जाना चाहिए था, पर जेलसीज थी राजाओं के बीच में, ना कोई फारसाइटेडनेस थी, ना ही कोई रियलिस्टिक आउटलुक था, है ना। एंड वी विल फाइंड कि कोई विजन नहीं था इनके अंदर, कॉन्शियसनेस था नहीं राष्ट्रवाद की सर, भावना के सब पेटी माइंडेड थे, नैरो, बहुत ही सेल्फिश लोग थे सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी रुहाई थी जहां वी विल सी कि अंदर में लड़ते रहे या अपनी जो पैसा है वो सब मॉन्यूमेंट बिल्डिंग के अंदर करते रहे सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल सी कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहिए वो किया नहीं। तो ओवरऑल स्थिति के अंतर्गत हमें ये पता चला कि फिर फाइनली भारत के स्थानिक राजा हार गए, तुर्किश रूलर्स जीत जाते हैं सर, तुर्किश डायनेस्टी इज वन ओवर इंडिया, और यहाँ से ही बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन होगा और दिल्ली के सुल्तान की एंट्री होगी। दिल्ली के सुल्तान की क्यों? क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इट इज द दिल्ली सुल्तान्स हु विल बी एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स टू द पावर, और फिर कहानी बदल जाती है सर, है ना, समझे। तो देखिए कि एक पहली बात हमको समझ में आई कि भाई व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम्स एंड द वीकनेसेस, ओके ना, समझे। सो ओनली हैविंग अ मार्शियल स्पिरिट और काइंड ऑफ ब्रेवरी और लाइक नो काइंड ऑफ लाइक नो द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ रूलिंग विल नॉट सफिस यू टू विन ओवर योर एडवर्सरी सर, आपके अंदर खाली योद्धाओं की भावना है या करेज है, ब्रेवरी है, वो खाली आपको नहीं जिताएगी सर, ठीक है। यू नीड अदर थिंग्स एट योर डिस्पोजल एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो हम लोग जब ऐतिहासिक रूप में देखेंगे, व्हेन वी ट्राई टू सी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सर, है ना, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द राजपूत किंग्स लूजिंग इट आउट सर। तो ज्यादातर क्वेश्चंस तो यही पूछे गए थे एंड हमें यहाँ से ये चीजें पता चल रही है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत, टू व्हाट एक्सटेंट दे वर रिस्पांसिबल फॉर द वीकनेसेस, है ना, समझे। इस तरह की आपको कहानी मिलती है। इंफीरियर कैवलरी ऑफ द राजपूत वाज नॉट द ओनली कॉज ऑफ द डिफीट सर, है ना, समझे। वो फिर मुगल्स के साथ भी ले लिया इसने सर, क्योंकि लेटर ऑन मुगलों के साथ भी लड़ाई होगी सर, राणा संगा की और बाबर के साथ सर, तो इसमें भी आपको ये चीज मिलती रहती है सर, ठीक है, समझे। डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द ईयर ऑफ द कैंपेन ऑफ गजनी विद पर्टिकुलर रेफरेंस मेड बाय ऑब्जर्वेशंस मेड बाय बरूनी सर, है ना। बरूनी ने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या लिखा था सर, ठीक है। और उसके बाद ओरल स्थिति हमें क्या देखने को मिल रही है सर, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे सर, ओके। तो बरूनी के ऊपर कल डिस्कस किया और ओरल सोशल कंडीशंस हमने देखी सर, ठीक है ना। तो एक आया है कि तरेन एंड चांदवार लेड द फाउंडेशन फॉर टर्किश रूल इन इंडिया। तरेन ने बेसिकली फाउंडेशन बनाया, चांदवार ने एक्सपांशन का काम किया सर, ठीक है। देखो तरेन इज यूज्ड फॉर द फाउंडेशन एंड चांदवार इज फॉर द एक्सपांशन। व्हाई? क्योंकि चांदवार एक्चुअली गिव देम द एंट्री टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तरेन गिव देम द की टू इंडिया, दैट इज ओवर द दिल्ली सर, है ना, समझे। तो वाराणसी से लेके बंगाल तक जीत गए चांदवार जीतने के बाद सर, ओके। और बंगाल में तो मैं बता 18 लोग गए थे सर, लक्ष्मण सिंह की गाड़ी पलटा दी सर, समझे। 18 पीपल एक्चुअली टॉपलिंग इट आउट सर, कैन इमेजिन कि कैसी हालत रही होगी सर, है ना, समझे। छू हो गया राजा आपका सर, क्या। तो ऐसी स्थिति आपको मिली, ऐसा कैसे राजा बनेगा रे तू, है ना, गुंडा बनेगा रे तू वाला डायलॉग है, वही कहानी आपको मिलती रहती है सर, ठीक है। ऐसे द कॉजेस ऑफ द डिफीट ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ओके, अगेंस्ट द टर्किश इन्वेजन सर, ओके, कि भाई क्या कारण थे इसके अंदर। तो तीसरा था इंटरनल स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एम्बिशंस वाज इनफ टू इनवाइट द घुरिड्स टू इन्वेड इंडिया सर, ठीक है, समझे। तो बेसिकली रीजंस आपको पूछे गए हैं इसके अंदर से। एक सवाल आ सकता है वो है द consequences और द इंपैक्ट्स, ओके। बट consequences एंड इंपैक्ट्स आर वन सच टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि हम लोग थ्रू आउट पूरे हिस्ट्री के अंदर यही पढ़ेंगे सर, है ना, समझे। क्योंकि द इंपैक्ट ऑफ द तुर्किश डायनेस्टीज विनिंग ओवर इंडिया विल लीड टू पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया सर, ठीक है, समझे। तो इसकी इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करें कि तुर्किश सुल्तान की शुरुआत हुई सर, ओके। तुर्किश रूल की शुरुआत हुई, इक्का सिस्टम की शुरुआत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने की शुरुआत होती है सर, ठीक है ना। वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने कहा कि भारत के अंदर मोनार्की की जो स्टोरी है, मोनार्की का फिर से रिवाइवल होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टेड हो जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी तुर्किश राजा थे, ये अपनी लिंकेजेस जो है वो वेस्ट एशिया के साथ वी विल सी कि खलीफा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो काफी लोग लिखते हैं कि इंडिया का जो आइसोलेशन था उस पीरियड के बाद खत्म हो गया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये आइसोलेशन इस तरह से खत्म हुआ कि बिकॉज़ ये रूलर्स सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, इनकी लेजिटिमेसी खलीफा के थ्रू चलती थी, तो उसके थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई कराएंगे सर, है ना, समझे। तो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, एम्पायर बिल्डिंग होने की शुरुआत हुई, काफी लोग ये कहते हैं कि फिर से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है सर, ठीक है। दूसरी कहानी के अंदर हमें ये पता चला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने एकता सिस्टम को क्रिएट किया, एकता सिस्टम मैंने बताया जो अरबों के समय से शुरू हो गई थी, उसको फिर से रिवाइव किया गया सर, ठीक है। और इसी को ही काफी ऑथर्स कहते हैं कि इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, पुराने जो शहर थे वो नई तरह से डेवलप हुए, नए सिटीज का भी डेवलपमेंट होता है और स्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट थर्ड अर्बनाइजेशन को जन्म देगा सर, ठीक है। तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब है ना, जो अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं, उनका ये मानना है कि तीसरी क्रांति थी सर, थर्ड अर्बनाइजेशन। थर्ड अर्बनाइजेशन के ऊपर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन तो चालू था पोस्ट गुप्ता पीरियड में सर, ओके। और ये जो फ्यूडलिज्म के समर्थक थे ना, खास करके उनका ये मानना था कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद अर्बनाइजेशन खत्म हो गया, अर्बन डीके की थियरी आई थी सर, ओके। तो विद द एंट्री ऑफ सुल्तान, है ना, विद द पावर बीइंग गिवन इन द चार्ज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके। तो दिस इमर्ज्ड एज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज़ वेल सर, ओके। दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन सर, ओके। तो इनका ये मानना है कि गीदू की नदियां बह रही थी और ये सब चीजें आपको मिलेगी। खैर नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, क्यों होता है उसके पीछे का कारण आपको ये मिलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि क्योंकि कनेक्टिविटी मिल गई थी, थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई थी, नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेशन किया था सर, ठीक है। तो
ऑब्वियसली इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और फिर लैंड के सिवाय और भी सोर्सेस के ऊपर ध्यान रखा, जैसे खिलजी ने मार्केट के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया, तुगलक ने कारखाना सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया, नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आए, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी बन रही थी वो सब भारत पे लेके आता था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर आपको मिलता है। मिलिट्री सिस्टम में बदलाव आ गया, मिलिट्री सिस्टम के अंदर विल सी कि जो कोहेजन था काइंड ऑफ वो इनको समझ में आ गया था कि कैसे यूज करना है, सर, ओके। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि मिलिट्री के अंदर नए वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ। वी विल सी कि स्लेव्स का यूज होने की शुरुआत हुई। ये स्लेव्स में पहले तुर्किश स्लेव आते थे, पर ग्रेजुअल सेंस में हमको ये पता चलता है कि तुर्किश स्लेव के साथ-साथ हिंदुस्तानी स्लेव्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो इवन हिंदुस्तानी स्लेव्स वर गिवन अ पोजीशन इन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके। तो इसके चक्कर में हमें पता चलता है कि बाय द खिलजीस, ओके ना, समझे, वी डू कम टू नो कि द स्लेव्स ऑफ द हिंदुस्तानी ओरिजिन एंड बाय द खिलजीस एंड तुगलक स्टार्टेड अज्यूमिंग पावर एज़ वेल, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है, जहाँ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हो रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस भी आने की शुरुआत हुई। सोशियो कल्चर में थियोक्रेटिक स्टेट का डेवलपमेंट होगा। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या है, सर, ठीक है, कि भाई एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजा उसी की धर्मांतरात्मक राज्यों का निर्माण करेगा। इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी कि भाई शरिया बड़ा है या सियासत बड़ी है, सर, ठीक है। और शरिया सियासत के कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ-कुछ राजा शरियत को ज़्यादा मान्यता ना देते हुए उसी की सियासत की बात करेंगे। थियोक्रेटिक बेसिकली धर्मांतरात्मक है। इस पीरियड में इस्लाम का आधार बना के स्टेट चलाने की कोशिश की गई थी। इसके लिए वी विल फाइंड कि शरियत को मान्यता देने की कोशिश की जा रही है शासकों के द्वारा। बट देन सामाजिक रूप से हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई वो भले बात ये करेगा शरियत के पॉइंट ऑफ से, बट उनको ये पता था कि सियासत को भी प्रिवेल कराना था। इसके लिए कभी-कभी राजा शरियत के ऊपर जाके काम करने की कोशिश करता है, सर, ठीक है। दूसरी कहानी सामाजिक सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ से यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ, पर्शियन, अरब, हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट और होगा, सर, ओके ना। अरब से पर्शियन की तरफ चले जाएंगे। दूसरी कहानी उर्दू भाषा का डेवलपमेंट आपको मिल जाता है। उर्दू क्योंकि इसी दौर के अंदर निकल के आई थी अलाउद्दीन खिलजी के कैंप्स के अंदर, सर, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। आर्किटेक्चर में भी उसी की इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदय हुआ। मॉस्क बनते हैं, पैलेसेस बनते हैं, फोर्ट्स बनते हैं, मीनार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आपको मिलेगा। तो न्यू न्यू थिंग्स विल कम अप एज़ वेल, सर, ठीक है, समझे। तो ओवरऑल हर एक प्रकार के चेंजेस आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलेंगे और बेसिकली ये शुरू हुआ 1200 के बाद, सर, है ना, समझे। एंड फिर देन वी विल सी कि और भी चीजें निकल के आई। तो पॉलिटिकल चीजें निकल के आती है, नया प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, नई टेक्नोलॉजीज आपको मिलती है, सर, है ना। अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत होने की शुरुआत हो जाएगी, सर, ठीक है। खैर अर्बनाइजेशन तो चालू ही था पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सर, ठीक है। मिलिट्री का डेवलपमेंट होता है, नई प्रकार की मिलिट्री सिस्टम मिलती है। वी विल फाइंड कि अब सेना के अंदर राजा अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेगा। जैसे खिलजी के बारे में पता चलता है कि ही टूक अवे द कंट्रोल फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स, ओके ना, उसने अपने अंडर में सब कुछ ले लिया, है ना। तो एक्सटेंडिंग आर्मी का डेवलपमेंट आपको मिल जाता है। थियोक्रेटिक स्टेट की डेवलपमेंट आपको मिलती है, सर, है ना। सूफी मूवमेंट आपको इस पीरियड के अंदर मिलेगा और इसी पीरियड में भक्ति मूवमेंट मिलेगा। खैर तो भक्ति एक आइसोलेटेड मूवमेंट है और सूफी एक आइसोलेटेड मूवमेंट है, सर। नो डाउट दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इंटरफेस था, पर उतना भी आपको नहीं मिल जाता है, सर, ठीक है, समझे। बाकी थियोक्रेटिक स्टेट के कारण कन्वर्जन भी हुए, जजिया सिस्टम भी आपको मिल जाती है और हिस्टोग्राफी नई तरह से मिलती है। ये हिस्टोग्राफी विल सी कि पर्शियन हिस्टोग्राफी के रूप में होगी और कुछ-कुछ अरब हिस्टोग्राफी के रूप में भी आपको मिलेगी, सर, ठीक है। पर्शियन भाषा, उर्दू भाषा का डेवलपमेंट होगा, नए फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुल्तान जिस तरह से शासन कर रहा था या सुल्तान नहीं तो डायनेस्टी शासन कर रही थी, उससे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई, सर। ऐसे उतनी भी स्टेबिलिटी नहीं थी, सर, क्योंकि सुबह उठते थे तो राजा बदल जाता था, विदेशी आक्रमण कंटिन्यूअसली चालू रहे। खैर चंगेज की एंट्री होते-होते रह जाती है, फिर देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी खिलजी के समय तक मंगोल आते रहे, फिर तुगलक में भी मंगोल आते रहे। पर ओवरऑल डायनेस्टिकल स्टेबिलिटी थी, सर। डायनेस्टिकल स्टेबिलिटी का मतलब एक नहीं तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा राजा नॉर्थ इंडिया को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे रहा था। तो इन सब के कारण इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी, तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग होने की शुरुआत हो गई। वी विल सी कि बुक बाइंडिंग होने की शुरुआत हो गई। गन पाउडर का यूज़ हुआ इस पीरियड में। देखिए गन पाउडर का यूज़ इसमें हो रहा था, क्या कहते हैं, पायरोटेक्निक्स में, है ना, पटाखे फोड़ने में आपको मिलेगा, सर, ठीक है। बट देन वी विल सी कि कैनन्स में यूज़ नहीं हो रहा था, कैनन्स में भी बाद में होगा, सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि कहानी आपको इस तरह से मिलती है। इरिगेशन सिस्टम में आधा घंटा मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर, सर, ठीक है। मेटल क्राफ्ट का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा, सर, ठीक है। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापार बढ़ता है। व्यापार इसके लिए बढ़ता है क्योंकि वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी आई, सर, ठीक है। तो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग अरब प्रदेशों तक, सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि किबला मतलब जहाँ मॉस्क है उस तरफ से, मतलब मक्का है उस तरफ से, मक्का मदीना की तरफ। तो हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट की तरफ के ट्रेड रूट्स काफी बढ़ गए हैं, सर, ठीक है, समझे। मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको यहाँ से मिलेगा, सर, ठीक है। इकोनॉमी क्यों? क्योंकि राजा लोगों को पैसा भी कमाना था। उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि भाई इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ-कुछ राजाओं ने कॉइन्स इश्यू किए, कुछ-कुछ राजाओं ने कॉइन्स को डिवैल्यू कर दिया, सर, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक हमें पता चलता है कि वो डिवैल्यूएशन करेगा, वो ये क्या कहते हैं, डेमोनाइजेशन क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन करेगा, सर, ठीक है। तो ही विल बी ब्रिंगिंग दिस कॉपर एंड सिल्वर करेंसी इक्वल और उसके बाद उसकी फेस वैल्यू को ज़ीरो कर दिया था, सर, क्या। तो वी फाइंड कि अलग-अलग प्रकार की कहानी इसके अंदर से हमको मिलती रहती है। चलिए, सर, ओके। तो हम आगे डिस्कस करेंगे, खाली आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि अगर आपको 10 मार्क या 5 मार्क करके आ गया तो क्या करेंगे, सर, ठीक है ना। तो विल बी यूजिंग दिस मच एग्जांपल्स और इसके सिवा और भी चीजें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, सर, ठीक है। क्योंकि आपको इंपैक्ट सेंट्रिक सवाल आए हुए हैं, ओवरऑल सवाल भी आए हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों आए हैं, सर, ठीक है। बट जैसे हम लोग आगे देखेंगे ना उसके बाद आपको ज्यादा लिंकेज समझ में आ जाएगी कि क्या-क्या चीजें इसके अंदर से इंक्लूड करेंगे, सर, ठीक है। तो होपफुली आपको पहली बात समझ में आ गई कि हाउ द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हाउ इट केम टू पावर, सर, ठीक है ना, समझे। तो ये पहली बात है दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, है ना, समझे। तो गुलामों के ऊपर चले जाएंगे और गुलाम डायनेस्टी के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, सर, ठीक है ना, समझे, है ना, समझे। ये वही था, डिमोनेटाइजेशन था, डिवैल्यूएशन नहीं था, सर, ठीक है। मैं आऊंगा इसके ऊपर, है ना, टोकन करेंसी के ऊपर क्या किया था। एक्चुअली उसने क्या किया कि पहले ना सिल्वर टंका जो था उसकी बहुत वैल्यू थी, सर, ठीक है ना, और सिल्वर की करेंसी की खपत हो गई, मतलब वो स्कैरसिटी में आ गई थी, सर, ओके। तो उसने कॉपर का जो जीतल है उसकी वैल्यू सेम कर दी, सर, है ना, समझे, दोनों को। और दोनों की वैल्यू कर दी तो लोगों ने घर पे विल सी की कॉपर की करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। कैसे करेंगे, बर्तन बर्तन हो गए घर पे, सर, माटी के कॉपर के सब खजाने थे, तो थाली वाली सबने घर पे पिघलाना शुरू कर दिया, घर पे ही उसको नए शेप दे दी, ठीक है। तो उसने भाई साहब ने कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया था, सर। आप देखिए कॉइन्स को इश्यू करवा रहे हो, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, आपका खुद का सिक्का होना चाहिए, आपके ऊपर उसकी अपनी मार्किंग होनी चाहिए ना, तो कोई भी व्यक्ति चोरी ना करे उसको या उसको कॉपी ना करे, सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि फेक करेंसी प्रिंट होनी शुरू हो गई, फेक करेंसी भर भर के आनी शुरू हो गई, तो कॉपर का ओवर सप्लाई हो गया। और उसने क्या किया था कि उस पीरियड में लोगों को कहा था कि अगर आपको सिल्वर के कॉइन्स चाहिए तो मेरे से एक्सचेंज करवा सकते हो, है ना, कि आप आओ मेरे को कॉपर के कॉइन्स दो, मैं आपको सिल्वर दे दूंगा, क्योंकि सिल्वर की कमी थी मार्केट के अंदर, सर, ठीक है। तो लोगों ने घर पे सिल्वर कॉपर पिघला के सिल्वर एक्सचेंज करवा दिया राजा की कोर्ट से, सर। तो उसके कारण सिल्वर की और क्राइसिस हो गई और कॉपर का ओवर सप्लाई हो गया, सर, ठीक है, समझे। तो घर घर के अंदर लोगों ने अपनी फैक्ट्री बना दिया था, सर, कारखाना बना दिया एक तरह से, सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि ये जो कॉपर की जो कहानी है उसमें उसको समझ में आया कि ओवर सप्लाई हो गया है, इसके कारण इन्फ्लेशन हो गया क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास है ना भर भर के कॉपर का खजाना लेके चल रहा है बाजारों के अंदर, सर, ठीक है। तो उसने फाइनली आके वी विल सी दैट कॉपर जो है उसको बैन करवा दिया। उसने कहा कि ये कॉपर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी आज से और कॉपर के कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है, सर, ठीक है। तो बेसिकली ये तो डिमोनेटाइजेशन है ना, सर, ओके। आप करेंसी को सर्कुलेशन से रोक रहे हो, सर, ठीक है। सो द करेंसी सर्कुलेशन वाज स्टॉप्ड, है ना, समझे। रातों रात ये हुआ था, सर, ओके। तो काफी लोग बेसिकली ना तुगलक को याद करते रहते हैं कि भाई साहब देखिए इसने एक एग्जांपल दिया था डिमोनेटाइजेशन का। खैर 100% डिमोनेटाइजेशन नहीं था, ठीक है, तो इट वाज नॉट 100% डिमोनेटाइजेशन बट काइंड ऑफ वैसी एक्शन आपको यहां से मिलेगी, सर, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई। इसके पीछे बहुत सारी थियरीज है ना, तो मैं आऊंगा तुगलक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, सर। खैर तो ये स्टोरी थी हमको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, सर, है ना। चलिए तो वापस आते हैं एंड
दिल्ली सल्तनत के अंदर चले जाते हैं और दिल्ली सल्तनत को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से सवाल क्या आए थे सर। तो देखिए कि इस दफा 2023 के अंदर तो आए ही, उसके सिवा पहले भी आपको पूछे गए हैं। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत सर, है ना? तो इसमें आर्किटेक्चर से सवाल आया है, स्लेवरी सिस्टम से आया है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के ऊपर से आया है, खिलजी के ऊपर से आया है। तो सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझिए तो 2 डायनेस्टीज़ हमारे लिए सबसे पहली 2 डायनेस्टीज़ जो प्रोमिनेंट है, ठीक है? एंड विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत जब हम लोग देखेंगे इतिहास के रूप में, तो हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि ये दिल्ली सल्तनत में जो पहली 2 डायनेस्टीज़ है, इनमें से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको बेसिकली इल्तुतमिश से मिलेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रज़िया से मिलेगा, है ना? और तीसरा बलबन से मिलेगा, सर, ठीक है? बलबन क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट राजा के रूप में है, सर, ठीक है? फिर खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी से ही मिलता है, सर, ओके? So we'll try to learn the story about the slave dynasty first of all, कि how the slave dynasty came to power, सर, है ना? समझे? Second, we'll also try to learn about the history of the slave dynasty as well, सर, है ना? समझे? ये बेसिकली कहाँ से निकल के आए थे वो slave dynasty, क्योंकि गुलाम और वंश है ना, वंश कभी गुलाम नहीं होता, गुलाम कभी वंश नहीं होता, ठीक है? getting point, okay? तो आप देखिए नाम है slave dynasty, है ना? कैसे slave बन गया, सर, है ना? समझे? तो slave की कहानी आपको यहाँ से मिलती है ना, सर, okay? तो we'll find कि ये गुलाम लोग थे, गुलाम लोग कहाँ से निकल के आए थे, सर, है ना? समझे? getting point, okay? तो we will find कि ये slave dynasty इस तरह से निकल के आई कि ये मोहम्मद घुरी के गुलाम के रूप में थे ना, सर, है ना? मोहम्मद घुरी मैंने आपको बताया कि उसने बहुत सारे गुलामों को अपने यहाँ रखा था, तो इसी में से ये लोग निकल के आते हैं, सर, है ना? getting point. इनफैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये तीनों के तीनों slaves थे और इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, सर, ठीक है ना? समझे? तो ऑब्वियस है कि वो भी slave से ही आपको डायरेक्टली जुड़ी हुई मिल जाएगी, सर, है ना? getting point, okay? तो we will see कि slavery system was a very important organization, सर, है ना? समझे? एंड ये पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी इसके लिए है क्योंकि हमें पता चलता है कि स्लेव्स कैसे डायनेस्टी के रूप में एस्टैब्लिश हुए। पर आप देखिए कि गजनी की भी ऐसे ही शुरुआत हुई ना, अल्तगिन है, सबुक्तगिन है, सर, अल्तगिन का गुलाम था, सबुक्तगिन अल्तगिन किसका गुलाम था? पहले अब्बासिद खलीफेट का हुआ, उसके बाद उन्हीं की डायनेस्टी सामानियों की गुलाम बन गई, सर, है ना? समझे? तो ये ट्रेडिशनली आपको यहाँ से मिलता है, सर, है ना? गेटिंग पॉइंट। एक्चुअली ये जो गजनीज़ थे ना, सर, ओके, ये तुर्किश स्लेव्स थे और तुर्किश स्लेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अगर आप ओरिजिन देखोगे तो आपको ममलूकों के साथ मिलेगी। ममलूक बेसिकली इजिप्ट से बिलॉन्ग करते थे। तो ये ओरिजिनली तुर्किश तुर्को इजिप्शियन डायनेस्टी थी, सर, है ना? समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। सो इट वाज नाइदर पठान, नाइदर अफगान क्योंकि रहते थे अफगानिस्तान में, इट वाज नाइदर प्योर तुर्किश इन रेस एज़ वेल, सर। यस, इजिप्शियन ममलूक, ओके। तो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि नाम था तुर्किश, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि तुर्किश भी ओरिजिन के साथ इनकी लिंकेज चल रहा है। पीछे देखोगे गजनवीज़ की सारी इतिहास है ना, गजनीज़ के समय से। तो बहुत पुरानी आपको मिलती है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी है कि ये लोग आए थे वहाँ से। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कहानी आपको उल्टी मिलती है, सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक के पेरेंट्स तुर्किस्तान में ही थे, तुर्किस्तान मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि इसके पहले के लोग अगर आप देखोगे तो वो कहीं न कहीं इजिप्ट, इसके लिए इनको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। आप कुतुबुद्दीन ऐबक की हिस्ट्री देखोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे भी, तो इनको ममलूक सुल्तान कहते हैं। ममलूक सुल्तान इसके लिए क्योंकि वो तो इजिप्शियन लिंकेज थी इनकी, सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल सी कि मतलब है ना बहुत सारी कहानी इसके अंदर से आपको लिंकेजेस के रूप में मिलेगी। तो तुर्को इजिप्शियन है, सर, ओके। तुर्को इजिप्शियन है क्योंकि ओरिजिन वहाँ से हुआ था, बट देन ग्रेजुअल सेंस में हमको पता चला है कि ऐबक तक आ जाती है तुर्किस्तान में ये पैदा हुआ, सर, ठीक है? तो उसके माता-पिता भी तुर्किश थे, सर, है ना? समझे? तो कहानी आपको ये मिलती है कि यंग एज के अंदर ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, वो घुरी का गुलाम तो बहुत बाद में बना, सर, ठीक है? घुरी के गुलाम बनने से पहले वो कहीं और गुलाम के रूप में भटक के आया था, सर, ठीक है? सो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसका जन्म तो तुर्किस्तान में हुआ था, सेंट्रल एशिया में। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट ये सेंट्रल एशिया में कहीं और कोई व्यापारी के वहाँ गया, सर, सेवा देने के लिए। एंड देन एक काज़ी ने उसको खरीद लिया, सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। काज़ी ने उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी, अपने बेटों के रूप में सब कुछ समझाया, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब काज़ी की मृत्यु हुई तो मोहम्मद घुरी ने उसको उठाया, सर, ठीक है? तो वी विल सी कि घुरी जब उसको परचेज़ करता है क्योंकि स्लेवरी यूज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम, सर, ओके। तो इस पीरियड में घुरी हैड मल्टीपल स्लेव्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन वी विल सी कि घुरी वाज़ एबल टू आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड द सेट ऑफ द टेक्निक्स दैट कुतुबुद्दीन ऐबक यूज्ड टू पोसेस, ओके। तो घुरी को ये चीज़ समझ में आ गई कि भई ये बंदा काम का है मेरे लिए, सर, ठीक है? और इसने भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करवा दी। मतलब इनिशियली ही वाज़ द अमीर याकूब मतलब वो क्या कहते हैं तबेलों का वो था, सरदार था। घोड़े के तबेले होते हैं ना, सर, ठीक है? उसका चीफ बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब घोड़े बड़े प्यारे होते थे, ऑब्वियस है कि घोड़े यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ बेसिक मेन, जैसे याकूत आपको मिलता है, याकूत पता होगा आपको, सर, ना? ही वाज़ आल्सो आमिर याकूब, सर, ठीक है? तो याकूत का इतिहास भी ऐसा है, याकूत यू माइट बी अवेयर रज़िया सुल्तान का वो था, सर, है ना? आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि ऐबक जो घुरी की मृत्यु के बाद अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, सर, ठीक है? तो इसकी कहानी आपको यहाँ से मिलती है कि ये ममलुक इसके लिए क्योंकि इजिप्शियन ओरिजिन के साथ आपको मिलती है। इनको इबारिस भी कहते हैं, इबारिस इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनकी लिंकेजेस इबारी ट्राइब के साथ थी, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी इनिशियली इट वाज़ लाहौर, सर, है ना? लाहौर था। आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। सो दे वर पार्ट ऑफ द स्लेवर सिस्टम, है ना? ऐबक यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्लेवर सिस्टम, सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये तुर्किश ओरिजिन का बन गया क्योंकि इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, सर, ठीक है? तो ऐबक का मतलब ये होता है लॉर्ड ऑफ द मून, सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह से उसका क्या कहते हैं पर्शियन नाम आपको मिलता रहेगा, सर, है ना? समझे? एंड देन काज़ी के पास उसको बेचा गया और वहाँ से उसने सब कुछ चीज़ें सीखी और घुरी के पास भेजा गया, सर, ठीक है? तो घुरी के पास कोई संतान था नहीं, उसको अमीर याकूब बना दिया। अमीर याकूब बनाने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको कहा गया कि तुम मेरे लिए काम करो, सर, ठीक है ना? तो उसने काफ़ी अच्छा काम किया, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो 1192 के आसपास की कहानी आपको यहाँ से मिलती है, वेयर तरेन की जब लड़ाई हुई, सेकंड बैटल ऑफ तरेन, उसके बाद इसको कहा गया कि तुम वी विल सी कि मेरे लिए इंडिया के अंदर काम करते हो, सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐबक वाज़ गिवन द चार्ज ऑफ इंडिया और इंडिया के कैंपेन्स के लिए उसको हेल्प किया गया, सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऐबक उसके बाद तरेन के बाद नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेशन में हेल्प करता है, अजमेर मेरठ से लेके गुजरात वाले रीजन में और 1200 तक आते-आते उसको वाइसरॉय बना दिया गया। वाइसरॉय का मतलब है काइंड ऑफ विल सी कि गवर्नर बना दिया गया। अभी भी वी विल सी कि घुरी जिंदा है, सर, ठीक है? बिकॉज़ घुरी जिंदा है तो इट वाज़ बट ऑब्वियस फॉर ऐबक कि वो इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम नहीं करेगा, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पर मजे की बात ये होती है कि बाय दैट टाइम ऐबक हैड कंसोलिडेटेड हिमसेल्फ विथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विथिन द स्लेवरी सिस्टम, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसने क्या किया कि दूसरे और भी गुलाम लोग थे, सर, है ना? उनके साथ उसने वी विल सी कि काम किया। जैसे एक यल्डूस करके गुलाम था, सर, यल्डूस उसके बाद घुरी का सबसे खास था। तो उसने यल्डूस की बेटी के साथ शादी कर दी, सर, है ना? समझे? काबुल का गवर्नर बनता है उसके बाद। यू विल फाइंड कि एक और गुलाम था कुब्चा, सर, है ना? समझे? उसके साथ उसने अपनी बहन का ब्याह करवा दिया, सर, वो मुल्तान का गवर्नर था कुब्चा, सर, ठीक है? तो हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐबक वाज़ वेरी स्मार्ट, सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, और उसने अपने टाँके भिड़ा दिए कि भई एक आज नहीं तो कल ये घुरी का कुछ होगा, बिगड़ जाएगी, तो अपन है ना सब जगह के ऊपर इन्फ्लुएंसर होने चाहिए। तो उसने वी विल सी कि 2 बाकी सारे जो लोकल गवर्नर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस किए, इसको टाइटल भी मिल गया घुरी का, सर, ठीक है? तो 1206 में घुरी की मृत्यु हो गई, सर, ठीक है ना? समझे? और उसके पहले ही इसने गवर्नर के रूप में अच्छा काम कर दिया था, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरे साइड के ऊपर इसका कंटेम्परेरी था बख्तियार खिलजी, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो बख्तियार खिलजी उस पीरियड के अंदर गया था बंगाल की तरफ, है ना? गौड़ प्रदेश के अंदर। तो बख्तियार खिलजी के साथ भी ये हुआ कि बख्तियार खिलजी फिर वो इजिप्ट कहाँ तो तिब्बत चला गया और तिब्बत में गया तो था पर वापस आ जाता कामरूप में धर दिया गया, सर, ठीक है ना? समझे? तो वापस आया और अली मर्दान उसी का ही गवर्नर ने उसकी विकेट पलटा दी, सर, ठीक है? तो कहानी आपको ये मिलती है कि ना कामरूप नहीं जाने का, सर, औरंगजेब गया था एक बार, पूछिए उनके साथ क्या हुआ था, सर, है ना? सरायघाट की लड़ाई में क्या होता है, सर? तो नहीं बुलाते हैं तो नहीं जाना। सहीस्ता खान को पूछो क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर था, क्या कैसी फटकार पड़ती है, सर? खतरनाक जगह है, सर, ठीक है? कामरूप इज़ वेरी माँ कामाख्या का आशीर्वाद बहुत जगह के ऊपर, सर। शक्तिपीठ ऐसे थोड़ी है, सर। समझे कि नहीं समझे? खैर, तो वी फाइंड सटासटी हो जाती है। तो हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि 1205-1206 के आसपास की कहानी थी, ठीक है? एंड वी विल सी कि जब घुरी की मृत्यु हुई तो उसके गुलामों के बीच में संघर्ष हो गया, सर, ठीक है? संघर्ष किस बात का हुआ तो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड आउट कि घुरी हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओके? सो दिस प्रॉब्लम्स वाज़ विथ रिस्पेक्ट टू यल्डूस
दिस प्रॉब्लम वाज विद रिस्पेक्ट टू कुपचा सर, समझे? क्योंकि ये दोनों के दोनों वी विल सी कि गवर्नर से इन दोनों को वी विल सी कि घुरी नहीं अपॉइंट किया था और इसके कंटेम्पररी हुआ करते थे। कंटेम्पररी क्यों हुआ करते थे? क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस फॉर हिम कि भाई इनके साथ भी उसको रड़ा होगा सर, समझ रहे हैं? तो 1206 के आसपास इसने लाहौर के अंदर अपनी जो गद्दी है वो स्थापित कर दी और उसको सबसे बड़ी चैलेंज इन दोनों से थी सर, है ना? क्यों इन दोनों से थी? क्योंकि ही वाज अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि समथिंग माइट गो रॉन्ग अगेंस्ट वी विल सी कि हिम एंड दिस टू गाइस माइट टॉपल हिम आउट एज़ वेल सर। तीसरी कहानी हमको ये देखने को मिल रही है कि उसको उस पीरियड में राजपूत राजाओं का रिवाइवल का भी चिंता हो रही थी। राजपूत राजा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जयचंद की मृत्यु के बाद, है ना? और घोरी की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ सर, ठीक है? तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी देयर इज रिवाइवल ऑफ कन्नौज किंगडम एज़ वेल सर, ठीक है? इनफैक्ट चौथा उस पीरियड में अली मर्दान का भी हो रहा था। अली मर्दान मैंने आपको बताया था कि ही वाज द रूलर ऑफ बंगाल इमीडिएटली और इसको जानकारी मिली कि बख्तियार खिलजी को मार के अली मर्दान खुद बंगाल का राजा बन गया है, तो उसने अली मर्दान को धरने के लिए प्लान बन दिया था, ठीक है ना? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे भी रिबेलियन जैसी स्थिति हो गई थी सर, ओके? तो ओवरऑल स्थिति ये होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैड मल्टीपल चैलेंजेस व्हेन ही केम टू पावर सर, समझे? मतलब काइंड ऑफ एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम बनानी थी। उसको उस पीरियड के अंदर ये भी ध्यान रखना था कि भाई उसकी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ ना हो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको ये भी ध्यान रखना है कि अपने जो नेबर है उसके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाए सर, ठीक है ना? समझे? तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग इसको देखते हैं सर ऐबक को, तो ऐबक हैड सो मेनी थिंग्स बेसिकली एट हिज वी कैन से चैलेंजेस जो उसको इमीडिएटली फेस करनी है। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में उसने क्या किया? उसने यल्दूस के साथ रिलेशंस खराब नहीं किए सर, ठीक है? समझे? एंड वी विल फाइंड कि उसने यल्दूस के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। इनफैक्ट इनिशियल पीरियड के अंदर ये यल्दूस के साथ दोस्त बनता है। उसके बाद उसने गजनी में ही अपना दबदबा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी सर, ओके? 1208 में तो ये सुल्तान के रूप में बन गया था, फिर यल्दूस ने इसको विद्रोह करवा दिया, बोले तो मेरे को हटा के तू खुद सुल्तान बनने गया है। तो देन फाइनली ही केम बैक टू लाहौर सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि ये 1208 के आसपास इसको समझ में आ गया कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई कैन नॉट गो बैक टू काबुल क्योंकि काबुल एक ऐसी जगह थी, है ना, जहां से मुझे शासन तो करना है, बट यल्दूस मेरे को छोड़ेगा नहीं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो इसने 1208 के बाद एक गेम कर दिया सर, समझिए, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? पहली गेम ये कर दी कि उसने गजनी के साथ रिलेशंस धीरे-धीरे कम करवा दिए सर, समझे? तो ग्रेजुअल सेंस में आफ्टर 1208 ही स्टार्टेड सीवरिंग द कनेक्शन विद गजनी। तो लाहौर को उसने डिपेंडेंट कर दिया सर, समझे? दूसरी कहानी वी विल कम टू नो कि बाकी सारे जो तीन राजा या इसके तीन गवर्नर्स थे, मैंने आपको बताया, अली मर्दान था, कुब्चा था, यल्दूस था, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया पर आउटराइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं की सर, समझे? तो ओवरऑल स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि इनिशियल पीरियड के अंदर इसने शुरुआत की थी, ये 4 ही साल सत्ता पे रहा। 4 साल का मतलब ये है कि ही वाज ओनली रूलिंग फॉर 4 इयर्स 1206 टू 1210 सर, ठीक है? और 1210 तक आते-आते ऐसा कहते हैं कि पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते-खेलते घोड़े से गिर गया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी मृत्यु हो गई सर, समझे? हमारे लिए बेसिकली इसमें याद क्या रखना है सर, ठीक है? कुछ याद रखने लायक है नहीं। हमें ये देखना है कि ये अभी कंसोलिडेट कर ही नहीं पाया था सर। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि अभी भी जो बाकी सारे गवर्नर्स हैं वो एट पार हैं। यल्दूस, कुब्चा उसके एट पार है। बंगाल अभी भी उसके हाथ में आया नहीं है सर, ठीक है? नॉर्थ इंडिया के राजपूत किंग्स भी उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे सर, ठीक है ना? समझे? इन सब के बावजूद भी उसने बेसिकली शुरुआत किया था। शुरुआत इस तरह से किया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि उसने एक स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी। ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि उसने लाहौर के अंदर अपना इंपीरियल कैपिटल बनाया सर, वो वी विल सी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ज्यादा नहीं कर पाया। वी विल फाइंड कि उसने डोनेशन दिया था लोगों को अपने फेवर में लेके आने के लिए, उसको लाख बख्श कहते हैं हिस्ट्री से, ठीक है? बट ये लाख बख्श के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता चल रहा है कि उसने लाखों लोगों को मार भी दिया था, ठीक है ना? क्योंकि इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने कहा कि भाई देखो इसके दौर के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स हुए। ये रिफॉर्म्स में उसने न्याय व्यवस्था की शुरुआत की, बट न्याय व्यवस्था भी लिमिटेड था सर, है ना? क्योंकि 4 साल के अंदर 2 साल तो उसकी लड़ाई में चले, इधर-उधर की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चले जाते हैं सर, ठीक है? और बाकी के 1-2 साल वो बेसिकली अपने फोर्टिफिकेशन और गैरिसन बिल्डिंग में ही लगा देता है सर, ठीक है? तो एक शासक के रूप में कुछ लोग ये मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है? बट कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई नो इट वाज़ नॉट द रियल फाउंडर बिकॉज़ क्योंकि ये सुल्तान के रूप में कभी रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया गया सर, ठीक है? इनफैक्ट जब ये गजनी गया था ये क्या कहते हैं कुब्चा इसके यल्दूस के सामने कॉन्फ्लिक्ट के लिए तब उसको मलिक का ही टाइटल दिया गया था और यल्दूस कंटिन्यूड टू क्लेम सुवेरेनिटी ओवर लाहौर एज़ वेल, सो व्हेन ऐबक वाज़ रूलिंग एट दैट टाइम सर, ही डिड नॉट हैड द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस सर, ठीक है? सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि neither he got the kind of recognition he wanted sir, and something okay? And we will also find he had limited power at his control as well sir, getting okay? इनफैक्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता भी इसके बारे में लिखता है। इब्न बतूता अगर आपको पता होगा कि इब्न बतूता केम टू 14th सेंचुरी है ना, और 1330-34 के आसपास भारत में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। इब्न बतूता हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ किंग्स ऑफ इंडिया सर, ठीक है? बट इब्न बतूता हैज़ नेवर मेंशन्ड अबाउट ऐबक सर, समझे? इनफैक्ट ऐबक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी लोग ये भी मानते हैं कि ऐबक के नाम का खुतबा नहीं पढ़ा जाता था इनिशियल पीरियड में सर, ठीक है ना? समझे? खुतबा बेसिकली राजा के नाम का पढ़ते हैं नॉर्मली मस्जिद के अंदर, मॉस्क के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है? इसके दौर के अंदर काफी लोग ये कह रहे हैं कि ही वाज़ मोर ऑफ अ मिलिटरी लीडर सर, है ना? समझे? मिलिटरी लीडर का मतलब ये था कि भाई वो सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, गवर्नर था मूलतः सर, ठीक है? एंड इसकी जो सिग्निफिकेंस ये थी कि इसने दिल्ली सल्तनत को एक ग्रूम करने की कोशिश की थी और अपने आप को एस्टैब्लिश किया था सर, ठीक है? ओवरऑल स्थिति इसके जितने भी रिफॉर्म्स थे उसमें आपको थियोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत दिखेंगे, जहां लोकल लोगों को टारगेट करना, मॉस्क बेसिकली उसने बिल्डअप करना शुरू कर दिया। जैसे आप ये क्या कह सकते हैं कुतुब मीनार का फाउंडेशन देखो इसके समय पे हुआ था, ठीक है? इनफैक्ट सबसे पहली मॉस्क जो दिल्ली के अंदर बन के आई सर, ठीक है? सो दैट वाज़ आल्सो बिल्ट अप फ्रॉम अ जैन टेंपल, विष्णु टेंपल सर, ओरिजिनली बेसिकली जैन विष्णु टेंपल था, जैन टेंपल नहीं, जैन टेंपल था, विष्णु टेंपल बना और उसी का ही मटेरियल उसने यूज़ किया था सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि कुव्वतुल इस्लाम करके एक मॉस्क है सर, कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस के अंदर मिलती है। तो काफी लोगों ने कहा कि देखो इसके दौर के अंदर तो कोई ज्यादा रिफॉर्म्स हुए नहीं सर, ठीक है? समझे? ओवरऑल स्थिति ऐसी रहती है कि जहां ना ही कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स कर पाया सर, ठीक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म्स थे बट बड़ा क्रूड रिफॉर्म्स थे सर, समझे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कोई बिल्डअप कर पाता है सर, ओके? ओवरऑल स्थिति उसने सूफियों को थोड़ी बहुत पैटर्न दिया था। सूफियों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक सूफी हुआ करते थे सर, ओके? एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए उसने कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था सर, ठीक है? समझे? तो स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं कि इसकी सोशो कल्चरल इंप्लिकेशंस आपको मिलती है। इनफैक्ट थियोक्रेटिक स्टेट की इंपोजिशंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलती है कि इसी के दौर के अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि जजिया इंपोजिशन किया गया सर, ठीक है? समझे? जजिया वाज़ अ काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स जो मैंने बताया था, नॉन मुस्लिम्स को लिया जाता था इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन सर, ठीक है? बट इट हैड बेसिकली नेगेटिव इंप्लिकेशंस एज़ वेल सर, ठीक है? समझ गए? तो वी विल सी दैट ये डोनेशन देता था, डोनेशन भी बेसिकली पुअर को काइंड ऑफ जो नोबल्स थे, थियोक्रेटिक लोग थे, उनको ये लोग देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? समझे? बट स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल देखेंगे तो इसकी कंट्रीब्यूशन लिमिटेड थी। आर्किटेक्चर में ये मॉस्क बिल्डिंग करवाता है, जैसे कि कुतुब इस्लाम मॉस्क मैंने आपको बताया था, ठीक है? कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखवाया था सर, ठीक है? फाउंडेशन इसके लिए क्योंकि पूरा बिल्डिंग उसने कंप्लीट नहीं किया था। बिल्डिंग तो बेसिकली आगे के पीरियड के अंदर इल्तुतमिश करेगा और फिर फिरोज शाह तुगलक उसको कंप्लीट करेगा सर, ठीक है? एंड अजमेर में जैसे ढाई दिन का झोपड़ा बनता है सर, ठीक है? ये ढाई दिन का झोपड़ा भी बेसिकली संस्कृत पाठशाला से कन्वर्ट किया गया था। तो कोई नवीनता नहीं थी सर, देयर वाज़ नो न्यू एस्पेक्ट, ओके? तो शासक के रूप में जब इसके ऊपर इंडिविजुअल सवाल आपको पूछा जा सकता है ना? ऐबक से तो आने की शक्यता कम है, तो उसमें नवीनता का अभाव आपको मिलता है सर, है ना? समझे? चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें मिलेगी क्योंकि वो डोनेशन कर रहा था, बट डोनेशन भी बेसिकली यहाँ के प्लंडर्ड वेल्थ से कर रहा था। सो ही वाज डोनेटिंग आउट ऑफ द प्लंडर्ड वेल्थ जो भी पैसा यहाँ से कमाया गया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके? तो वी विल सी कि देयर वाज नॉट मच कोहेजन लेफ्ट आउट, देयर वाज नो इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल सर, ठीक है? समझ गए? ओके? ही वाज एबल टू डील आउट विद यल्दूस, कुब्चा एंड अली मर्दान एज़ वेल सर, समझ गए? ओके? बट समहाउ ही कुड नॉट कंसोलिडेट कंप्लीटली बिकॉज़ ऑल द थ्री रूलर्स कंटिन्यू टू एक्जिस्ट एट दैट टाइम एज़ वेल सर, समझे? तो ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको इसके अंदर से मिलता रहता है। बाकी हसन निसामी करके एक ऑथर आपको इस पीरियड के अंदर से मिलेंगे जिन्होंने ताजुल मसीर करके किताब लिखी है जहाँ इनका मेंशन भी किया गया है सर, ठीक है? समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि एज़ अ रूलर ही वाज स्टिल सबऑर्डिनेटेड।
यल्डू स्टिल यूज्ड टू क्लेम द सुज़ेरिटी ओवर लाहौर सर। यल्डू अभी भी कह रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारे ऊपर का ही हूँ सर, ठीक है, मैं ओके। इनफैक्ट ऐबक व्हेन ही ऑक्यूपाइड गजनी ही कुड नॉट कंसोलिडेट फॉर लॉन्गर पीरियड सर, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐबक की क्रिटिसिज्म ये है कि ये लिमिटेड इंपैक्ट क्रिएट करके जाएगा सर, समझे। उसने लाहौर में अपना गैरिसन बनाया था, दूसरा गैरिसन बनाया था दिल्ली में। गैरिसन का मतलब है कि काइंड ऑफ आप देखोगे हेडक्वार्टर टाइप ऑफ चीजें बनाई थी सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल फाइंड कि इससे ज्यादा कोई नहीं अर्बनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पाया, नहीं इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाया। आर्किटेक्चर में भी लिमिटेड था क्योंकि एक्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही रिकन्वर्ट किया था उसके साथ, है ना। तो वी विल फाइंड कि कुछ नवीनता आपको नहीं मिलती है सर, ओके। चैरिटी कर रहा था, पर चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी विल कम टू नो कि उसने जो प्लंडर वेल्थ उससे किया था, उसने कोई वेलफेयर करके या वी विल सी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करके चैरिटी की, तो बात अलग थी सर, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि भाई देखिए कि क्या इसको रियल फाउंडर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, तो मना कर दिया गया। काफी लोगों ने कहा कि नहीं, रेदर देन ऐबक इट शुड बी अल्तुतमिश शुड बी कंसीडर्ड एज अ रियल फाउंडर, क्योंकि अल्तुतमिश बेसिकली एक ऐसे दौर के अंदर निकल के आया जिसने वी विल सी कि बहुत लंबे समय तक रूल भी किया एंड देन वी विल सी कि उसकी इंप्लीकेशन ज्यादा आपको मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि आपको ना ही कोई कॉइन्स मिल जाते हैं जो उसने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में निकल के आते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक के समय पे जब तारीख फिरोज शाही लिखी गई, तारीख फिरोज शाही में बहुत सारे राजाओं का नाम आगे भी है, मतलब जलालुद्दीन बारनी ने सबका लिखा है, उसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ही नहीं लिखा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा सर, आसमान से टपका और घोड़े से लटका सर, है ना, समझे। और घोड़े से लटक के ऐसा गिरा सर, है ना, फाइनली वेयर वी विल सी दैट ये कभी भी आगे नहीं जा पाया। ये एक्चुअली सुल्तान था ही नहीं सर, ओके। इसके लिए गलत मान्यता लगा दी गई है कि सुल्तान था, सुल्तान था, सुल्तान था सर, ओके। इसको नायब या मलिक के रूप में टाइटल दिया गया था सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड बेसिकली ये टाइटल सुल्तान के इक्विवेलेंट नहीं है सर, ठीक है। मलिक वाज अ काइंड ऑफ नोबल सर, समझे। तो क्या इसको रियल फाउंडर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि नहीं कर सकते। पर एक चीज के लिए लोग कहते हैं कि भाई देखो इसने वी विल फाइंड की चैरिटी बहुत की सर, समझे, वेरी लार्ज हार्टेडनेस थी। तो ऑब्वियस है कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं होता तुम चैरिटी करोगे ही सर, है ना, लेकिन खुद का तुम पैसा स्पेंड करने की कोशिश करो तो पता चल गया कि चैरिटी कैसे होती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। तो ही वाज कॉल्ड लाख बख्श, है ना, लाख बख्श, समझे। बट देन इन रियलिटी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाख बख्श, है ना। लाख बख्श बेसिकली लाख बख्शिश दे रहा है, पर किसको पैसे से दे रहा है, तो वो भी मैटर कर रहा था सर, समझे। तो ओवरऑल स्थिति हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए, वी शुड बी अवेयर अबाउट द सिचुएशन सर, ठीक है। एंड हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्यों बेसिकली इसको रियल राजा के रूप में, क्योंकि इवन जो पर्शियन हिस्टोग्राफी है वो भी इसको सुल्तान के रूप में नहीं मानती है सर। लिखना तो लिख सकते हो, द पर्शियन हिस्टोग्राफी नेवर एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज सुल्तान सर, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक में जब लिस्ट बनता है या उसके बाद के पीरियड में लिस्ट बनता है, कभी नहीं कंसीडर किया गया, ना ही इसने कोई कॉइन्स इशू किए हैं, ना ही कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं सर, ठीक है ना। आर्किटेक्चर में भी कोई इनोवेशन नहीं था क्योंकि वी विल सी दैट एक्जिस्टिंग मटेरियल्स और एक्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ही रिकन्वर्ट किया गया था सर, है ना। संस्कृत की पाठशाला है, टेंपल्स है सर, ठीक है ना। तो नवीनता तो कुछ आपको मिलती नहीं है इसके अंदर से सर, ठीक है। तीसरी कहानी हमें ये भी पता चल रही है कि इसको यिल्डीज़ अभी भी कंट्रोल करके बैठा हुआ है ना। और यिल्डीज़ ने कह दिया है कि देख भाई कुछ भी हो जाए सर, तुमको मेरे सबऑर्डिनेशन में रहना है सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि ये कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐबक जो है सर, है ना, समझे, वो रियल फाउंडर के रूप में, सुल्तान के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो उसकी एक ही कहानी वो मलिक के रूप में था, काइंड ऑफ नोबल के रूप में था सर, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेट के रूप में आपको यहाँ से मिलता रहता है। एंड दिस इज हाउ वी विल सी कि विल परसीव कुतुबुद्दीन ऐबक सर, ओके। ऐबक में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर आपको ये पहली कहानी पता होनी चाहिए कि ये कौन था सर, है ना, समझे। तो ऐबक की स्टोरी लाइन आपको समझ में आ गई कि क्या होता है। इसके समय पे दो किताबें आपको मिलती है सर, है ना, मतलब एक मुबारक शाह की किताब आपको मिलती है सर, है ना, समझे, और दूसरी हसन निज़ामी की आपको ये मिलेगी सर, ठीक है ना, ताजुल मसीर। ताजुल मसीर के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे पर्शियन हिस्टोग्राफी, क्योंकि ये सवाल आपको जीएस में भी आता है, ऑप्शन में भी आया हुआ है सर, ठीक है, कि द पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडीवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, ओके। पर एक बार पहले दिल्ली के सुल्तान को खत्म होने दो, उसके बाद हिस्टोग्राफी को उल्टा करेंगे इस बार सर, ठीक है। उल्टा क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली ओवरऑल सब सुल्तान के बारे में देख लेंगे, फिर हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अलग-अलग सुल्तान के कोर्ट में अलग-अलग हिस्टोग्राफर्स बैठे हुए हैं और किसी-किसी ने कंटेम्परेरी भी लिखा है और बाद में भी लिखा है। जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी है, जिन्होंने वीलसी की तारीख फिरोज शाही लिखी। खासियत ये है कि वो 1250 से लेके 1352 तक कहानी बताते हैं सर, ठीक है। तो उसमें पूरी दिल्ली सल्तनत की कहानी बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में, बट फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे कम इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो एक-एक करके हम लोग ऑथर्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा सर, ओके। तो ऐबक 1206 से 1210 तक रूल करता है सर, है ना, समझे। उसमें 1208 के बाद इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिचर हुई थी, इन्वेस्टिचर समझ में आया सर, ठीक है, समझे। ये गजनी गया तब उसने काफी लोगों ने कहा ये टाइटल मिला, पर ये टाइटल के अंदर क्लैरिटी अभी भी नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द नायब था सर, ठीक है। एंड 1208 के बाद इसको रिकॉग्निशन मिलता है, तब जाके इसकी पूरी बस्ती है सर। और 2 साल से घोड़े से ले लिया तो क्या कर पाएंगे सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि इसके ना ही नोबल्स इसके साथ में रहे, ना ही इसके वी विल सी की सपोर्ट सिस्टम आपको मिलती है। तो इसकी मृत्यु हुई 1206 में या 1210 में। इसके बाद इसका छोकरा पावर के ऊपर आया आरम बख्श या आरम शाह सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कहानी क्या होती है। तो ये लाहौर में गिर गया सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जब लाहौर में गिरा तो जो लाहौर के मंत्री और संतरी लोग थे ना, नोबल्स थे, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे सर, ना, तुर्किश नोबिलिटी के लोग थे, इन सब ने कहा कि क्या कर सकते हैं सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो विद्रोह हो जाएगा, यहाँ तो बम हो जाएगी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आरम बख्श को बिठा दिया जाता है सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें भी अलग-अलग प्रकार की बातें हैं सर, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि आरम बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, है ना, ये बेटा था ही नहीं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरम बख्श वाज द ब्रदर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, नॉट द सन सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी कहानी ये कहा गई है कि आरम बख्श वाज नेवर एनी काइंड ऑफ रिलेटिव, ना उसका बेटा था ना उसका भाई था। वो उसको कहीं से सड़क से उठा के स्टार बना दिया गया था सर, समझे, सड़क से उठा के स्टार बनाने का मतलब ये है कि वी कम टू नो कि, है ना, कोई मतलब, है ना, सीधी लिंकेजेस नहीं थी रॉयल फैमिली के साथ, है ना। तो इस तरह से आरम बख्श सत्ता के ऊपर आया, या आरम शाह सत्ता के ऊपर आया 1210 में सर, ठीक है ना, समझे। और 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई घोड़े से गिरने के कारण सर, ओके, तो आरम शाह को मंत्रियों ने, नोबिलिटी ने अपना कंट्रोल कर दिया। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की सर, ठीक है ना, समझे। ये पूरी दिल्ली सल्तनत में यही कहानी आपको मिलेगी सर, कौन बड़ा है ना, ये कहते थे हम बड़ा, है ना, ये कहते थे हम बड़ा। नोबिलिटी को कहा जाता है किंग मेकर्स, यहाँ से आपको सवाल बहुत आया हुआ है सर, ठीक है। ये नोबिलिटी में ही ओवर पीरियड हम स्लेव्स आएंगे सर, है ना। तो ये जितने भी गुलामी प्रथा के लोग हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे सर, ठीक है। तो हम लोग को ये कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इसके सेंटर आपको काफी बार आए हुए हैं सर, है ना, समझे, कि रज़िया ने क्या स्टेप लिए सर, है ना, समझे। दिल्ली सल्तनत के कंसोलिडेशन में क्या काम किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्यों बलबन लेके आया था, या क्रिटिकल एग्जामिन करिए सर, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स द नोबिलिटी। मेनली आप देखोगे तो जितने भी काम हुए ना सर, ठीक है, उसमें नोबिलिटी की अपनी कहानी आपको मिलती रहती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किंगशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी राजा आएंगे उसमें नोबल्स को एक बहुत चिंता होगी सर, है ना, समझे। देखिए एनालाइज द रोल रेशियल कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ नोबिलिटी अंडर द सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश, है ना, समझे। हाउ फार डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिसीज, ओके, समझे, पॉलिटिक्स इवोल्यूशन कि कितनी इंपैक्ट कर रहा है सर, ना, क्योंकि ये नोबिलिटी के लोग अपने आप को राजा से इक्विवेलेंट मानते थे, है ना। कुछ-कुछ तो राजा से भी बड़ा मानते थे अपने आप को, so there are many nobles who used to consider themselves even bigger than the king himself, okay? तो हम झुकेगा नहीं सर, है ना, समझे। इनफैक्ट आरम बख्श की अपॉइंटमेंट नोबल्स के द्वारा करना दर्शा रहा है कि हाउ पावरफुल द नोबिलिटी वाज एट दैट टाइम, है ना। तो कहानी आपको ये मिलती है कि तुर्किश नोबिलिटी का कांसेप्ट आपको मिलता है, और ये तुर्किश नोबिलिटी वो डिसाइड करती थी कि राजा कौन बनेगा सर, है ना, समझे। ये बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है, क्योंकि एक दौर के अंदर ब्यूरोक्रेसी का भी यही कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है, समझे। सो विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूरोक्रेसी वी विल फाइंड कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पहले ऐसा दौर चलता था सर, है ना, ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती थी। जैसे ब्रिटिश काल में हमको मिलता है कि किसकी सरकार बनेगी, 1930 के जो इलेक्शन हुए सर, ठीक है, उसमें ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनवानी है सर, ठीक है। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यू फाइंड द सेम स्टोरी ओवर हियर एज़ वेल, ठीक है। तो आरम बख्श आया सत्ता के ऊपर 1210-11 के अंदर, है ना, मतलब 10 से 11 के बीच में, 6-8 महीना रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये सत्ता के ऊपर आया भाई साहब,
तो औरंगजेब के साथ ये हुआ कि वी विल फाइंड कि नोबिलिटी के द्वारा उसको अपॉइंट तो किया गया था, बट सब नोबिलिटी इसको मानते नहीं थे सर, गेटिंग अपॉइंटेड, नॉट ऑल नोबल्स वर रेडी टू एक्सेप्ट हिम आउट। इनफैक्ट इसके कंटेम्पररी राजा लोग थे ना, कंटेम्पररी गवर्नर्स, वो भी नहीं मानते थे। जैसे यल्डूस ने सवाल उठा दिया, बोले ये कौन आ गया बे, है ना, समझे नहीं समझे। कुब्चा ने सवाल उठा दिया, बोले ये कौन आ गया बे, है ना, समझे। विल सी कि वो अली मर्दान है ना, बंगाल का गवर्नर है ना, जो विद्रोह करके बैठा हुआ था, बोले ये कौन आ गया बे, सर नहीं ओके। तो देयर वाज कंटीन्यूअसली क्वेश्चंस विद इन द नोबिलिटी एंड विद इन द गवर्नरशिप एज कि किसको बिठा दिया तुमने, सर गेटिंग अपॉइंटेड, ओके। तो इस दौर के अंदर नोबिलिटी का दो वर्ग बन गया था, एक लाहौर में बैठा था और एक दिल्ली की तरफ बैठा था, सर समझिए सर, ठीक है। तो देयर वाज टू ग्रुप्स, ओके। वन वाज एक्चुअली सिटिंग इन लाहौर, सर, जिसने इसको अपॉइंट किया था अरब बख्श को, और दूसरा दिल्ली की तरफ था, जो बेसिकली ईस्ट साइड के ऊपर था, सर। और इस दौर के अंदर दिल्ली में बैठी जो मंत्री और संतरी लोग थे, इन सब ने विल सी कि ईस्टर्न इंडिया में एक और इनका गवर्नर था, इसको बुलाया, जिसका नाम था अल्तुतमिश, समझे नहीं समझे। तो मलिक शमसुद्दीन अल्तुतमिश नाम था, उसको इनवाइट किया जाता है। उस टाइम वो बदायूं में था, सर, ठीक है। बदायूं इज इन वेस्टर्न यूपी, राइट सर। तो अल्तुतमिश वाज एक्चुअली द प्रोविंशियल लॉर्ड ऑफ बदायूं एट दैट टाइम, है ना, और वो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई भी लगता था, सर, ओके। तो ऑब्वियस है कि माय डियर जीजाजी, है ना, समझे नहीं समझे। तो सुंदर ने आके वी विल कम टू नो कि जेठालाल की गाड़ी पलटा दी, वैसी कहानी आपको मिलेगी, सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि अल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ कारा टू बदायूं, मतलब इलाहाबाद से लेके बदायूं तक का रीजन को उसके हाथ में कंट्रोल था, सर, ठीक है। और उसको ही नोबिलिटी ने बुलाया। ये नोबिलिटी कौन थी? दिल्ली की नोबिलिटी थी, क्योंकि दो गैरिसन्स थे, मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। तो एक लाहौर में गैरिसन बनाया था, दिल्ली में बनाया था, सर, ठीक है। तो दिल्ली के जो गैरिसन्स, मतलब उसके जो मंत्री और संतरी थे नोबल से, सबने इसको बुला दिया, तू आ जा यार, ये कर नहीं पा रहा है, सर। एक्चुअली इसकी हरकतें भी ठीक नहीं थी, सर, है ना। तो आलम शाह वाज लाइक, समझ लेना, सर, ठीक। तो नाम भी आराम है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि करीबन 8-9 महीने तक उसने रूल किया था। उसकी हरकतें थोड़ी शराब शबाब और कबाब वाली थी, सर, ठीक है, समझे। और एक से एक भारी इसके शौक हुआ करते थे, तो मंत्री लोगों को बड़ा मतलब हो गया, बोले इसको कहाँ बिठा दिया हमने, सर, ठीक है। और दूसरी, दिल्ली का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, क्योंकि लाहौर की नोबिलिटी कंट्रोल करके बैठी हुई है। अब लाहौर की नोबिलिटी चाहती थी, वही सब कुछ हो रहा था, सर, समझे। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ इश्यू एंड देन फिर अल्तुतमिश वाज इनवाइटेड, ओके। और अल्तुतमिश को कहा जाता है कि तुम आओ, सर, ठीक है, समझे, ओके। तो इस तरह से अल्तुतमिश वाज इनवाइटेड। उसकी फिर आलम शाह के साथ लड़ाई हो गई, सर, ठीक है, समझे। तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में उसकी लड़ाई होती है, आलम शाह अपनी सेना लेके आया था, तो अल्तुतमिश उसको खुंदे खुंदे के मारा, सर, ठीक है ना। मारने के बाद वैसे कि वो अपनी सत्ता के ऊपर बैठा। तो इस तरह से सन इन लॉ डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आएगी। सन इन लॉ समझ में आता है, सर, ठीक है, कि आपको एक ऐसी डायनेस्टी देखने को मिलती है जहां काइंड ऑफ सन इन लॉ इज कमिंग टू पावर, सर, ठीक है, समझे। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता रहता है। तो इस तरह से अल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आया, सर, ठीक है। तो सक्सेसिव डायनेस्टी में आपको है ना सैलाब आएगा, मदन चोपड़ा मिलता है। सैलाब आएगा, मदन चोपड़ा का मतलब ये है कि मदन चोपड़ा बेसिकली ना, जो क्या कहते हैं कि काइंड ऑफ है ना, जो जमाई है वो सत्ता के ऊपर आएगा, सर, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अल्तुतमिश की कहानी शुरू करते हैं। अल्तुतमिश से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अल्तुतमिश से सवाल आया है, सर, ठीक है। देखिए, आपको स्पेसिफिक डायनेस्टी में बलबन और अल्तुतमिश, रजिया से एक बार सवाल आ चुका था, सर, कि रजिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे, सर, ओके। बाकी इन दोनों से सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन आए हैं, सर, ठीक है। अल्तुतमिश, रजिया, बलबन हम लोग के लिए कहाँ गया बलबन, सर, ठीक है, गैसुद्दीन बलबन, ओके। तो यही 1, 2 और 3 प्रोमिनेंट है। बीच में मैं दोनों की सबकी कहानी बता दूंगा, इनके ऊपर थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अल्तुतमिश को क्यों रियल फाउंडर कहते हैं, वो भी है। अल्तुतमिश के लिए एक आरोप ये भी लगता है कि असर पर, असर पर मतलब उसने सत्ता को हाथ में ले लिया था। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक, एक्चुअली ये उसका लड़का था और ये उसका सन इन लॉ था, सर, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही। तो मैंने बताया ना कि चंपक चाचा के बीच में लड़ाई हो रही थी फैमिली में, समझे नहीं समझे। ये सुंदर तो फिर उनका वो नहीं होगा, सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, सर, ठीक है, समझे। खैर, मतलब नहीं, सुंदर नहीं, उनका जमाई नहीं होगा ना, फिर वो सुंदर थोड़ी जमाई था चंपक, नहीं नहीं, चंपक चाचा का। तो ये परफेक्ट सिनेरियो कौन सी मूवी के अंदर मिलता है, बेटे और जमाई के बीच में लड़ाई। नहीं नहीं नहीं, जेठा की कोई सिस्टर नहीं है, मतलब मूवी में तो नहीं दिखाया सर। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सर। कोई मूवी को मैं याद कर रहा हूँ जहाँ जमाई और बेटे के बीच में है ना, गोविंदा की कोई मूवी में है, दूल्हे राजा में। चलिए सर, ठीक है। वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सर, लेट अस टेक अ ब्रेक। अरे दिल्ली सल्तनत तो बहुत मजा आएगी, सर, ब्रेक। और इसमें स्टेट क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे ना, बहुत स्टेट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, सर। पेपर 1 का एंशिएंट में बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, सर, ठीक है, क्योंकि पूरी स्टोरी के फॉर्मेट में क्या काम किया, रियल फाउंडर कहते हैं कि नहीं कहते, क्या क्या है, सर। तो ब्रेक लेते हैं, 1 2 मिनट का, सर, है ना। और एस पर आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम एसएसटी शुभम स्टैंडर्ड टाइम, इट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। शुभम के लिए तो फिर हमको अलग से उसका स्टैंडर्ड वो अलग दुनिया में, गैलेक्सी की अलग है, सर, ठीक। उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। हाँ जी, सर। हम क्या बात कर रहे थे, हम अल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे थे। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इशू रिगार्डिंग दी अल्तुतमिश, क्या हो गया भाई कमेंट सेक्शन। इधर आ जाओ भाई सब लोग, है ना, वापस वापस, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके।
अब देखिए कि अल्तुतमिश के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम थे सर, ओके ना, एंड व्हाट वाज़ द हिस्ट्री ऑफ अल्तुतमिश, ओके। अल्तुतमिश ये अल्तुतमिश है ना, समझे 1211 से लेके 1236 तक रूल करता है सर, ठीक है। इज़राइल आता रहेगा, देखो जैसे अफ़गानिस्तान आया था पता है आपको 2 साल पहले की बैच में, हर एक क्लास में थोड़े-थोड़े पार्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान आता है। वैसे ही कुछ-कुछ बातों में इज़राइल आता रहेगा, बाकी सब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। लंबा है सर, ओके। इस इनकी पूरी आयरन डोम सिस्टम की पूरी बन गई इस बार, और इनका आयरन डोम में एक्चुअली क्या है कि काउंटर रॉकेट चलते हैं, वहाँ से रॉकेट आता है ना तो उसको फोड़ देता है सर। साहब इनकी आयरन डोम सिस्टम की हवा निकल गई इज़राइल की, है ना, समझे। क्योंकि इन्होंने पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज़ की है हमास वालों ने सर, ओके। तो उसको काउंटर करके जा रहे हैं सर, समझे नहीं समझे? वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक काउंटर रॉकेट जो आयरन डोम पे जाता है वो हज़ारों डॉलर में आता है। हमास ने तो होममेड रॉकेट बनाया, होममेड मतलब सस्ते जुगाड़ रॉकेट। तो वी विल फाइंड कि बड़ी कन्फ्यूजिंग रही है सर ना, तो उनको कोई ना कोई हेल्प किया है टेक्निक। इज़राइल ये होगा, ईरान होगा, कोई रशिया, ईरान, ये सब खिलाड़ी लोग हैं सर, ओके। कतार है, देखो ना, हमास की मेन लीडरशिप कतार में बैठी हुई है ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाज़ा में क्या हो रहा है। हमास की मेन वो तो कतार में बैठे हुए हैं, सबके सब मुखिया लोग हैं उसके सर ना, और वहाँ के लोग बेचारे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, समझे। तो ये चीज़ तो समझने की आवश्यकता है कि भई वहाँ की आवाम जो है मेनली कि वो लड़ने के लिए आएँगे, जैसे भारत में था ना। भारत में भी ये सेपरेटिज़्म का जो दौर था, उसकी जो लीडरशिप थी वो कहीं और बैठती थी, उसके बेटों को कहीं और भाग दिया था, है ना। तो ये तो अल्टीमेटली तो आवाम ही भुगत रही है ना, खाने-पीने से लेकर हर एक प्रकार की। खैर चलिए, इंटेलिजेंस एजेंसी इज़ बेस्ट। अरे वो तो बेस्ट नहीं होता, बनाया जाता है सर, माहौल क्रिएट किया जाता है, प्रोपेगेंडा है सर। सीआईए फेल नहीं हुआ, अफगानिस्तान में फेल नहीं हुआ, वियतनाम में फेल नहीं हुआ। अरे नैरेटिव है यार, आप लोग समझते हैं। आपको लग रहा है कि हम नैरेटिव नहीं बनाते तो हम मजबूत नहीं है सर। हम मजबूत नहीं होते तो भारत अभी जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है वो ऐसे ही कर गया। हम खाली नैरेटिव नहीं बनाते, समझे आप? क्यों, हम शांति में मानते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है सर। पर क्या हम ऑपरेशंस नहीं कर पाते? ये हम नहीं कर रहे हैं, या अभी भी आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से टच वुड सर, है ना, समझिए कि हम बेसिकली स्टेबल है, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है ना, क्राइसिस आ रही है इंटरनली, बट फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर एबल टू डील इट आउट, तो कुछ तो कारण होगा ना सर। ऐसा थोड़ी है कि भई, है ना, समझिए कि सब बहुत हंकी डोरी है, कोई बाहर वाली ताकत ऐसी है ही नहीं सर। तो वी विल फाइंड कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है सर। खैर, तो हम बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू दी इल्तुतमिश, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इल्तुतमिश, हमने आपको देखा कि इल्तुतमिश कौन था सर ना, तो एक्चुअली इल्बारी ट्राइब से बिलॉन्ग कर रहा था सर, समझे। एंड इल्बारी ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो घटना बनी, उसमें ये ममलुक सुल्तान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इल्बारी इल्बारी एक्चुअली काइंड ऑफ एक कम्युनिटी का नाम है, तुर्किश ओरिजिन के लोग थे सर। इसका भी जन्म तुर्किस्तान में ही हुआ था ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि यहाँ जो इसको जो एजुकेशन और ये सब चीज़ें मिली तो स्लेव के रूप में मिलती है। तो इसको ना कोई बुखारा लेके गया था, बुखारा समरकांड के पास जो जगह है ना वहाँ से सर, ठीक है। और वहाँ से किसी ने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज दिया। ऐबक खुद गुलाम था, तो ऐबक हिमसेल्फ वाज़ अ स्लेव, तो ही वाज़ एबल टू सी कि अच्छा ये बंदा ठीक काम कर रहा है, इसको उठा दो सर, समझे। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अच्छा काम किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको अपना फिर जमाई बना दिया सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इल्तुतमिश वाज़ एबल टू प्रूव हिज मेटल आफ्टर फाइटिंग अगेंस्ट दी खोखर। खोखर अगर आपको याद होगा तो घोरी के सामने विद्रोह किया था नॉर्थ वेस्ट में, और खोखरों ने जब विद्रोह किया था तब इसको भेजा गया था इल्तुतमिश को सर, ठीक है। तो ठीक-ठाक काम करके आया था सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी अच्छी पोजीशन बन गई थी। तो 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई, घोरी भी नहीं बचा है सर, ठीक है, समझे। तो देन वी विल सी कि ही वाज़ इनवाइटेड बाय द नोबिलिटी सर, ओके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भई ही वाज़ सीन एज़ एन असरपर। असरपर का मतलब क्या है सर, कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कैप्चर किया था सर, ठीक है ना, समझे। इन रियलिटी ही इज़ नॉट सीन एज़ एन असरपर, क्योंकि असरपर होता तो उसने कैप्चर, ये तो उसको इनवाइट किया गया था। इनवाइट करने का मतलब ये है कि ही वाज़ पर्सन हू वाज़ बेसिकली द गवर्नर एंड द नोबिलिटी इनवाइटेड हिम सर, ठीक है। सेकंडली आफ्टर गेटिंग द पावर ही वाज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द खलीफा सर, समझे। तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसको कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ये क्यों रियल फाउंडर के रूप में कहते हैं, इसके पीछे का कारण आप समझिए। ये जब सत्ता के ऊपर आया तो इसको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ से। और ये प्रॉब्लम्स है यल्डूस के रूप में, ये प्रॉब्लम्स है कुब्जा के रूप में, ये प्रॉब्लम्स है अली मर्दान या बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन द लोकल राजपूत किंग्स वर आल्सो वेरी ऑफ द टाइम एंड दे वर ट्राइंग टू रिबेल सर, समझे। तो उसको ये डील करना था कि कैसे इसको मेटल किया जा सकता है, दोआब का विस्तार में प्रॉब्लम हो रहा था। इनफैक्ट इसी के पीरियड के अंदर हमें पता चला है कि भारत में विदेशी आक्रमण होने की भी जरूरत थी, और विदेशी आक्रमण के अंतर्गत मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज आल्सो पॉसिबल। मंगोल क्यों? क्योंकि वी कम टू नो कि उस पीरियड में ये चंगेज खान की एंट्री होने की शक्यता थी सर, ठीक है। एंड देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी चंगेज माइट एंटर इंडिया बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीजंस, ओके। तो इसको ये भी डील करना था। इसने ये सब प्रॉब्लम से बेसिकली सेटल किया सर ना। तो ही वाज एबल टू कंसोलिडेट द रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ही वाज एबल टू कंसोलिडेट द रीजन्स ऑफ पंजाब। इनफैक्ट ही वाज एबल टू मूव द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एज़ वेल सर, है ना, एंड साइमल्टेनियसली कंट्रोल द रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया सर, ओके। तो इसके पीरियड के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आपको एक कहानी देखने को मिलती है। इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर मंगोलों से भारत को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमेशा याद किया जाता है कि देखो इसकी स्मार्ट डिप्लोमेसी के कारण चंगेज भारत में नहीं आया, और चंगेज भारत में नहीं आया तो इट बिकेम क्वाइट फ्रूटफुल फॉर द इंडियन दिल्ली सुल्तान, ना कि वो अपने आप को कंसोलिडेट कर पाए। इसके पीरियड में ही हमें पता चला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ सर, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो इक्ता सिस्टम के थ्रू विल सी किसने जो लैंड दी थी उसके कारण रेवेन्यू आने की शुरुआत हुई, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर भी होता है सर, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली कॉइन्स भी इश्यू कर दिए थे सर ना। ये कॉइन्स को बेसिकली टंका एंड चीटल के रूप में पहचानते हैं, जो सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स है सर, ठीक है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से विल आल्सो फाइंड कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करने की भी शुरुआत की अलॉन्ग विद पॉलिटिकल सिस्टम, ओके। तो उसने क्या किया कि अपने कोर्ट के 40 लोगों को साथ में बुलाया सर, इनको 40 सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। दिस वर द 40 पीपल हु वर रिस्पांसिबल फॉर द लॉयल्टी टू द किंग, है ना, समझे। और इन लोगों को इसने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बिठा दिया सर, ठीक है। ये 40 साल वो लोग था, वी विल सी कि जो चहलगामी सिस्टम का पार्ट बना, और इन्होंने ही इसको कंसोलिडेशन में हेल्प किया। इनफैक्ट दिस वर द पीपल हु हेल्प्ड हिम टू कंसोलिडेट एंड एक्सपांड एज़ पार्ट ऑफ द इक्ता सिस्टम एज़ वेल सर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसने वी विल सी कि खलीफा से अपना रिकॉग्निशन ले लिया। तो खलीफा से रिकॉग्निशन लेने के बाद हमें ये चीज़ पता चल रही है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि खलीफा के बंदे के रूप में ये काम कर रहा था। ये कह रहा था कि मैं आमिर उल उमरा हूँ सर, ठीक है, समझे। आई एम द लीडर ऑफ द मासेस ऑफ द मुस्लिम मासेस, बट आई एम आल्सो द नायब टू खलीफा सर, है ना, समझे। खलीफा से रिकॉग्निशन लेने के बाद और खलीफा से एक प्रकार का आप समझने की कोशिश करिए कि उसको रिएक्शन मिलने के बाद अगर उसके सामने कोई विद्रोह होता है, उसका मतलब ये है कि खलीफा के सामने विद्रोह हुआ। सो इफ समवन इज रिबेलिंग अगेंस्ट हिम, इट मींस दैट द खलीफा इज बीइंग चैलेंज्ड, ओके ना। तो ये चीज़ तो बड़ी गलत हो जाएगी सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू लाइक गेट मेनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस। इसके सामने इंटरनल स्टेबिलिटी उसने लाने की कोशिश की। इसके जो लोकल गवर्नर थे, यल्डूस था, कुप्चा था, बंगाल में अली मर्दाना उसकी डायनेस्टी के जो शासक थे, उनके सामने उसने सेटलमेंट किया। नॉर्थ इंडिया में दोआब में खास करके गंगा यमुना वाले विस्तार में जहाँ से ओरिजिनल गवर्नर था, वहाँ उसने स्टेबिलिटी लाई। इसने लाहौर से दिल्ली के अंदर अपना कैपिटल एक्सपेंशन कर दिया सर, ठीक है। और ओवरऑल स्थिति उसके द्वारा इतने सारे रिफॉर्म्स की गई, तो उसके लिए काफ़ी ऑथर्स इसको कहते हैं कि ही इज नोन एज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। तो रियल फाउंडर का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, कि इसके पीरियड के अंदर इसने जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में इसको जो चैलेंजेस थी वो भी देखे, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को भी इसने एड्रेस किया। साथों-साथ हमें ये भी पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी उसने आधार बनाया सर, है ना, समझे। इनफैक्ट ये वो दौर था जब मंगोल्स भारत में आ रहे थे सर, ओके। मंगोल्स में चंगेज खान की कहानी अगर आपको पता होगी सर, ओके। तो चंगेज डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया। एक्चुअली चंगेज वाज लुकिंग आफ्टर लोकल रूलर ऑफ ख्वारिज़्म, ख्वारिज़्म करके एक स्टेट था, जलालुद्दीन मकबरानी करके एक राजा था सर। तो चंगेज उसके पीछे पड़ा था। जलालुद्दीन मकबरानी ने कहा कि इल्तुतमिश तुम मुझे आसरा दे दो, मैं इंडस तक तो आया हूँ, तो तुम मुझे दे दोगे तो ठीक रहेगा सर, इंडस के ऊपर की तरफ आया था। तो इसने मना कर दिया, बोले भाई देखो बाकी सब ठीक है ना, अपनी यारी दोस्ती बनी रहे सर, ओके। तुम अपने रास्ते जाओ, तो मैं अपने रास्ते जाता हूँ सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे।
क्यों? क्योंकि द मोमेंट आई विल इनवाइट यू और आई विल रिफ्यूज टू यू, ठीक है ना? दैट मीन्स चंगेज विल हैव अ वैलिड रीजन टू इन्वेड इंडिया, है ना? चंगेज को एक कारण मिल जाएगा भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि तुम चंगेज के दुश्मन हो तो अल्टीमेटली मैं भी चंगेज का दुश्मन बनूंगा। तो मैं तुम्हें बेसिकली आशीर्वाद देने के लिए चाहूंगा तो भी नहीं दे पाऊंगा सर, क्योंकि तुम्हारी इन्विटेशन या तुम्हें रेफ्यूजी देने से, रेफ्यूजी स्टेटस देने से अल्टीमेटली मेरे लिए खतरा बन जाएगा सर। तो अल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेसी का यूज किया, स्मार्ट डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए उसने मकबरानी को भारत के अंदर एंट्री नहीं दी एक तरह से सर, एंड इसके कारण चंगेज की जो इन्वेजन थी, मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया, उसको डाइवर्ट कर दिया बाय यूजिंग अ टैक्टिक डिप्लोमेसी सर, समझे? तो ये भी चीज बहुत प्रोमिनेंट आपको यहाँ से मिलती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इसने अपने आप को स्टेबल किया, इसके लिए इसको रियल फाउंडर कहते हैं। तो भाई रियल फाउंडर के रूप में इसने पॉलिटिकल भी काम किया है, रियल फाउंडर के रूप में इसने कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं काम किया है सर, ठीक है समझे? सो वी विल सी कि ही बिलोंग टू इलवारी ट्राइब, है ना? उसको 1 लाख जीतल देके खरीदा गया था सर, कॉपर के कॉइन्स देके सर, एंड इनिशियली उसका अमीर शिकार बनाया गया था, देन फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ उसने शादी की और उसके बाद इसकी पूरी आगे चलती है सर, ठीक है? तो ये पहले बदायूं का गवर्नर था, मैंने आपको बताया वेस्टर्न यूपी के अंदर, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि आलम शाह की जब गाड़ी पलटा दी गई तो फाइनली वी विल सी कि उसको रियल फाउंडर के रूप में बुलाया गया सर, ठीक है? 2 कारण थे, एक तो दिल्ली से लाहौर कैपिटल को शिफ्ट करना बहुत प्रोमिनेंट बात थी सर, ओके, और कैपिटल शिफ्टिंग वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, ओके, सॉरी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करना सर, ठीक है समझे? ये उल्टा हो गया सर, समझे? तो लाहौर से दिल्ली की तरफ शिफ्ट करना, यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई सर, ठीक है समझे? तो दिल्ली सल्तनत क्यों होता है? क्योंकि अब बेसिकली जो मेन सेंटर है वो दिल्ली की तरफ रहेगा सर, ठीक है समझे? तो एक प्रकार की बातें जो थी कि भाई ये दो गैरीसन चला रहा है, ये सब नहीं होगा सर, इंपीरियल कैपिटल के रूप में चलता रहता है सर, ओके? तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल की कहानी मिलती है। दूसरी कहानी काफी लोग कह रहे हैं कि वो असरपर सर, ठीक है समझे? असरपर के रूप में उसको नहीं कहते, उसके पीछे के 2 कारण आपको मिलते हैं सर, ठीक है सर? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वी विल से नो दे वर नॉट बुद्धिस्ट इन नेचर सर, ठीक है ना? मंगोल्स बेसिकली एक तो लोकल पेगन रिलीजन को फॉलो कर रहे थे काइंड ऑफ सर, है ना? ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ-कुछ बुद्धिज्म और फिर लेटर ऑन दे केम अंडर द फोल्ड ऑफ इस्लाम एज़ वेल सर, ठीक है ना? सो देन इन द लेटर स्टेजेस, ओके, द ट्रांजिशंस ऑफ द 13th सेंचुरीज, ओके, दे आल्सो केम अंडर द फोल्ड ऑफ इस्लाम सर, ओके? तो बेसिकली इनकी तो जैसे मंगोलों में टाइटल था खान का सर, है ना समझे? सो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये लोग खान का टाइटल बेसिकली मिलिटरी चीफ को देते थे ना, तो जितने भी मंगोल चीफ्स थे, है ना, जो बेसिकली सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स के रूप में थी, तो उनको इस तरह की चीजें मिलती है सर, ओके? तो पेगन वर्शिप थी, काइंड ऑफ पेगन वर्शिप में लोकल अलग-अलग प्रकार की रिचुअल्स को लोग फॉलो करते थे और फिर समवेयर इन द ट्रांजिशंस बगदाद टूटा 13 से लेके 14 सेंचुरी के ट्रांजिशंस में, देन दे केम अंडर द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इसके लिए आप देखिए कि बाबर तक आते हैं, तैमूर तक आते हैं, बेसिकली ये इस्लाम के फोल्ड में आ चुके हैं सर, ठीक है समझे? तो वी विल सी कि फिर उसके बाद ये काइंड ऑफ थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अटैक करने की कोशिश करेंगे सर, खैर। तो कहानी आपको ये मिलती है कि वी विल कम टू नो कि इसने खलीफा से अपना रिकॉग्निशन ले लिया सर, ठीक है? अब खलीफा यूज्ड टू बी द मेन सीट, है ना समझे? एंड दिस इज स्टिल द लास्ट फेज ऑफ अब्बासिद कैलिफेट जो बगदाद में था सर, ठीक है? 1250 तक आते-आते ही मंगोल्स ने आके फिर अब्बासिद कैलिफेट को तोड़ दिया। हलाकू खान ने तोड़ा था, चंगेज की डायनेस्टी से आगे बिलॉन्ग करता है। तो उसके पहले तक वी विल कम टू नो कि खलीफा एक्जिस्ट करते थे और खलीफा से रिकॉग्निशन लेना बड़ा प्रोमिनेंट था इसके लिए, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू गेट द लेजिटिमेसी सर, है ना समझे? तो वी विल फाइंड कि अपने आप को अमीरुल उमरा उमरा कहेगा सर, है ना? तो अमीरुल उमरा का मतलब बेसिकली आई एम द लीडर ऑफ द मुस्लिम मासेस ऑफ इंडिया सर, ठीक है? बट मैं नायब हूँ खलीफा से, आई एम काइंड ऑफ डेप्यूटी ऑफ द खलीफा सर, ठीक है ना समझे? ये सुल्तान के रूप में कहता है, सुल्तान बेसिकली अथॉरिटी है जो हमेशा खलीफा के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एज अ लेफ्टिनेंट और नायब ऑफ खलीफा, दैट मीन्स कि यू आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा, एंड दैट मीन्स कि एनीवन हू रिबेल्स अगेंस्ट यू इज एक्चुअली रिबेलिंग अगेंस्ट द खलीफा, एंड रिबेलिंग अगेंस्ट खलीफा इज काइंड ऑफ ब्लास्फेमी सर, है ना? ये तो भी ऐसी बात होगी कि एक तरह से ब्लास्फेमी है, क्योंकि खलीफा इज अ स्पिरिचुअल, रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडर, तो आप बेसिकली क्या करोगे सर, है ना समझे? तो इस बेसिस के रूप में उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, थोड़ी बाद में मिलती है। इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में इसको पॉलिटिकली बहुत सारी चैलेंज झेलनी पड़ी सर, ठीक है ना? ये चैलेंज के पॉइंट ऑफ से यल्डूस से भी चैलेंज थी, कुब्जा से, अली मर्दान राजपूत, मंगोल्स की चैलेंज मैंने आपको बताया, जो पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के रूप में इसको झेलना पड़ रहा है सर, ठीक है ना समझे? इनफैक्ट यल्डूस का ये मानना था कि आई एम द सक्सेसर ऑफ घोरी, एंड बीइंग द सक्सेसर ऑफ घोरी आई शुड रूल ओवर इंडिया, है ना? ये तो ऐबक बीच में आ गया था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये जब सत्ता के ऊपर आया ना, जैसे ही 1211 के बाद सर, उसके बाद यल्डूस फिर से आ गया सर, ओके? और यल्डूस ने आके फिर उंगली कर दी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो नया-नया था, है ना? उसको डर भी था, इसको कोई डर नहीं है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इसने फिर यल्डूस के साथ लड़ाई की। यल्डूस के साथ ये एक और लड़ाई करता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तरेन सर, है ना समझे? तरेन के अंदर 3 लड़ाई हुई, 2 तो विल सी की घोरी और पृथ्वीराज चौहान वाली थी। तीसरी लड़ाई के अंदर विल सी की इसने यल्डूस को हरा दिया सर, ठीक है? ये 1214 के आसपास होती है सर, ठीक है? सो इन 1214 1215 सर, ओके? एंड देन फाइनली वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यल्डूस की विक्ट्री हो गई सर, यल्डूस को पकड़ लिया सर, ठीक है? और उसको फिर जेल में डाल के उसको मार दिया गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इस तरह से सबसे पहले विल कम टू नो कि इसकी हालत खराब कर दी गई सर, है ना समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके लिए बड़ी शांति हो जाती है कि मगजमारी नहीं होगी सर, ठीक है? दूसरी कहानी उसकी कब्जा से थी। कब्जा किसका गवर्नर था? मुल्तान का था सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? मुल्तान से लेके पंजाब वाले विस्तार में इसका डोमिनेशन था सर, ओके? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि कहानी पूरी तरह से बदल जाती है एंड इनके साथ भी लड़ाई करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो 1220 से 27 तक आते-आते वी विल फाइंड कि यहाँ पे भी उसकी संघर्ष हुई और संघर्ष होने के बाद इसने इसको भी कंसोलिडेट कर दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अली मर्दान जिसके बारे में मैंने आपको बताया बंगाल का गवर्नर था सर, है ना? और बख्तियार खिलजी के बाद हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो हुआ क्या कि जब इसको पता चला ना कि इल्तुतमिश को कि भाई बंगाल भी हमारे हाथ से चला गया है सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल सी कि अली मर्दान की अब डायनेस्टी निकल के आ चुकी है। देखिए अली मर्दान की तो मृत्यु हो गई 1213 या 14 के आसपास सर, ठीक है? पर उसी के ही संतान लोग पावर में थे, बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इल्तुतमिश ने फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के स्थानीय राजा के ऊपर आक्रमण किया। अली मर्दान का बेटा था सर, गयासुद्दीन करके एक राजा था, ओके? गयासुद्दीन का नाम कुछ अलग था सर, ठीक है? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर बंगाल फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ओके? अब होता क्या है कि थोड़े समय तक बंगाल के ऊपर इसका होल्ड रहा, फिर वहाँ से रिबेलियन हो गया। ये रिबेलियन होने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम वंस अगेन ही सेंट न्यू ऑफिशियल्स एज़ वेल सर, ठीक है ना समझे? तो इस तरह से अलग-अलग प्रकार की डोमिनेशंस की बंगाल के अंदर चलती रही। नॉर्थ इंडिया के राजपूत किंग्स थे सर, है ना समझे? जो आगरा मथुरा वाले रीजन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं सर, ठीक है? एंड दे कंटिन्यू टू फाइट, है ना? चंदेलाओं की कहानी आपको मिलती है, रिवाइवल ऑफ चंदेला, ओके समझे? प्रतिहारों का रिवाइवल आपको देखने को मिलता है। दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर द लोकल राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अलवर से लेके अजमेर से लेके, है ना? वो सब जगह के ऊपर भी ये लोग निकल के आएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड इल्तुतमिश न्यू दिस पार्ट कि इनको कैसे भी करके डिफीट करना है। उसको ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी कि रणथंभौर, है ना? एक ऐसा फोर्ट के रूप में है जो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करता है। एक्चुअली क्या हुआ कि वी विल सी कि व्हेन पृथ्वीराज चौहान की अजमेर में डायनेस्टी जब खत्म हो रही थी ना सर, ओके? तो उसके बाद एक ब्रांच रणथंभौर में चली गई थी सर, ओके? एंड वी विल फाइंड कि ही न्यू अबाउट दिस पार्ट कि इनको जब तक मैं नहीं संघर्ष करूंगा तो इनका फिर से रिवाइवल हो जाएगा, ओके? सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट रणथंभौर एज़ वेल सर, ओके? तो ऐसा कहते हैं कि उसने राजस्थान में लड़ाई की, फिर मालवा के ऊपर उसने कैंपेन किया सर, ठीक है? सेंट्रल इंडिया की तरफ। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी रही कि ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर द राजस्थान स्टेट्स एज़ वेल सर, ओके? उसने दोआब में भी अपना होल्ड बनाया सर, है ना? इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एज़ वेल सर, ओके? तो कन्नौज है, बनारस से लेके आपका रोहिलखंड वाला जो विस्तार है सर, ठीक है समझे? और यहाँ का ये पहले गवर्नर भी था, बदायूं से लेके कारा तक, कारा इज इन दी मॉडर्न इलाहाबाद रीजन सर, ओके? तो ही न्यू अबाउट दिस पार्ट कि ये सब रीजन्स को भी कंट्रोल करना है सर, ठीक है? सो ये कोर एरिया था, यहाँ से पैसा भी आ रहा था, रेवेन्यू भी आ रही थी सर, ओके? सो जब एक दो दफा ये ट्राई करने गया तो वहाँ उसको फटका भी पड़ा सर, बट देन ही वाज एबल टू डोमिनेट एज़ वेल सर, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कन्नौज में तो रिवाइवल हो रहा था, तो उसने खत्म करवा दिया। तो स्थिति ऐसी रही कि उसने ये सब एरियाज को भी कंट्रोल किया और फाइनली मंगोल्स के साथ भी
कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्ट करता है सर, ठीक है ना समझे। तो मैंने बताया कि जलालुद्दीन मकबरानी करके जो शासक था, जो सेंट्रल एशिया ख्वारिज्म का शाह हुआ करता था सर, रूलर के रूप में था सर, तो उसने अल्तुतमिश को अपने डिप्लोमेट्स भेजे थे कि मेरे को सत्ता मतलब काइंड ऑफ रेफ्यूज दे दो। तो अल्तुतमिश ने कहा कि नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं तुम्हें रेफ्यूज दूंगा तो ये मंगोल मेरे यहाँ पे आ जाएंगे सर, ठीक है ना समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि बाय नॉट गिविंग द शेल्टर टू जलालुद्दीन मकबरानी, द शाह ऑफ ख्वारिज्म या उसी की डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला, तो वो भी ये कैसे भी करके वी विल फाइंड कि सेटल करता है। तो उसने बंगाल को भी सेटल किया थोड़ा बहुत, खैर बंगाल फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया, गयासुद्दीन जो अली मर्दान का लड़का था वो फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है, फिर वहाँ और भी गवर्नर भेजता रहा, ठीक है। इनफैक्ट अल्तुतमिश ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के बाद फिर गुजरात में भी आया था, बट गुजरात में ही कुड नॉट विन वॉर सर, उसने आखिर में एक प्रयत्न किया था 20s और 30s के पीरियड में, गुजरात के पीरियड, बट दैट टाइम आल्सो ही वाज डिफीटेड बैक सर, पर गोवा उसने कंट्रोल कर दिया। उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सॉल्ट रेंज के ऊपर भी लास्ट आक्रमण किया था सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि आप इस्लामाबाद से ऊपर की तरफ जाओगे तो एक रेंज आती है सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उसने संघर्ष किया था मंगोलों से जस्ट पहले का पीरियड में सर, बट बाकी सारे एरियाज में ही वाज एबल टू डोमिनेट दिस पार्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि अल्तुतमिश गिव द पॉलिटिकल कंसोलिडेशन टू इंडिया। अब सवाल ये था कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कैसे देगा, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये कंसोलिडेशन मिला अंडर द खलीफेट सिस्टम सर, है ना। तो उसने 1230 तक आता था, मतलब अपने जीवन के आखिर के पीरियड में सर, 6-7 साल बाकी थे, तब जाके उसने वी विल सी कि खलीफा से इन्वेस्टिचर लिया या अपना लेटर से अपना रिकॉग्निशन दिलवाया सर, ठीक है ना समझे। और इसके थ्रू क्या हुआ कि बाकी सारे इसके सामने जो रिबेलियंस हो रहे थे उसको उसने शांत कर दिया सर, ठीक है। चालीसा की सिस्टम बना दी थी, चालीसा सिस्टम मैंने आपको बताया बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द दिल्ली सुल्तान। इनफैक्ट ये चालीसा ही थे, अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम नोबल के रूप में काम करेंगे और ये मेक और ब्रेक करेंगे। मेक और ब्रेक का मतलब ये है कि ये अली बाबा और 40 स्टोर थे सर, ठीक है ना समझे। यही लोग अब राजा को डिसाइड करेंगे, राजा मजबूत होगा तो चालीसा को कंट्रोल करेंगे, अगर राजा कमजोर हो तो चालीसा राजा को कंट्रोल करेगी सर, है ना, इधर वे अराउंड सर, ओके समझे। तो चालीसा ओवर पीरियड में बिकेम किंग मेकर्स, अभी नहीं थे सर, है ना समझे। बट दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखते हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट बाय क्रिएटिंग दिस इक्ता सिस्टम, मैंने आपको बताया कि इक्ता बिकेम वन ऑफ द मेजर टूल्स थ्रू व्हिच द दिल्ली सल्तनत एक्सपांडेड। इट गिव लॉ एंड ऑर्डर, इट गिव रेवेन्यू, इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड फोर्टिफिकेशंस एंड गैरिसन्स in the far off part of the countries. Simultaneously we will also find कि it gave satisfaction to the nobility, and ultimately this emerged as a new centers of markets and production leading to the third urbanization. Actually इक्ता सिस्टम के कारण भी शहरीकरण या नगरीकरण को पुश मिला है, इसको आगे डिस्कस करेंगे इक्ता के ऊपर, क्योंकि 2 साल पहले 1 साल पहले सवाल आया था कि इक्ता की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस भी है। क्योंकि इक्ता बेसिकली क्या कहता है कि जहाँ-जहाँ जिसको इक्ता मिला ना, जैसे नवनीत है सर, ठीक है। नवनीत इज द सुल्तान सर, नवनीत ने बेसिकली ये रीजन में इसको दे दिया, द्रक्षा को इक्ता दे दिया सर, ठीक है। एक यहाँ ध्रुव को दे दिया गया सर, ठीक है ना समझे। अब होगा क्या कि जहाँ जिसको इक्ता मिला वहाँ पे किला बनाएगा, फोर्ट बनाएगा, और फोर्ट के आजू-बाजू में रेवेन्यू कलेक्ट करने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। तो फोर्ट है तो स्टेबिलिटी है, फोर्ट है तो बेसिकली हाईवेज को उसने वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है, क्योंकि उसका काम ही था इक्तेदार का। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी हुई कि मार्केट बनना शुरू हो गई वहाँ पे, है ना, कनेक्टिविटी बननी शुरू हो गई और नेटवर्क ऑफ फोर्स बनता है। यहाँ ध्रुव का इक्ता था, ध्रुव ने हाईवे बनाया, आधे रास्ते पे उसने सिक्योरिटी दी और आधे रास्ते पे ये रक्षा का फोर्ट है ना समझे, उसने आधे रास्ते पे सिक्योरिटी दी, तो कनेक्टिविटी बन गई सर, ओके। यहाँ पे भी आजू-बाजू में सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए सर, ओके। तो फोर्ट के आजू-बाजू में आपको हमेशा बाजार देखने को मिलता है, या वी कम टू नो कि फोर्ट के आजू-बाजू में वी विल सी कि बेटर मार्केट प्लेसेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी, और स्टेबिलिटी भी थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा था। तो हुआ क्या कि इक्ता सिस्टम इनिशियल पीरियड में तो उतना मतलब अभी इतना डेवलप नहीं हो रही है, पर होने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है। इसने नोबिलिटी को सैटिस्फाई कर दिया था कि अभी लड़ाई नहीं करनी है, हमको इक्ता मिल रहा है सर, ठीक है। और ये 40 लोग थे जो बेसिकली इक्तेदार के रूप में भी काम कर रहे थे सर, गेटिंग ओके। तो कहानी आपको ये मिल रही है कि द दिल्ली सल्तनत वाज इन इन्फेंट स्टेज, ओके। इन्फेंट स्टेज का मतलब क्या है कि उसको पता था इल्तुतमिश को कि यार मुझे इंटरनल ध्यान रखना है ना कि एक्सटर्नल सर, ओके। एक्सटर्नल अगर मैं तंगे से लड़ने जाऊंगा तो मेरी पीपुल बच जाएगी सर, समझे गेटिंग ओके। सो ही मेड श्योर दैट ही consolidated the internal part of Delhi Sultan. He made sure that the economic reform should be initiated. Economic reforms के point of view से we will come to know कि he introduced the coinage system as well, सर, समझे। तो कहानी हमको ये देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश से पहले कॉइन्स के ऊपर नंबर सिस्टम, ये क्या कहते हैं, करेंसी सिस्टम में ज्यादा काम नहीं हुआ था सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि इल्तुतमिश ने ये काम करने की शुरुआत की सर, गेटिंग ओके। इसने अरबिक कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया सर, अरबिक कॉइन्स के थ्रू ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने टंका और जीतल को इंट्रोड्यूस करवाया सर, पर्शियन एंड अरबिक स्टाइल से। इसके पहले आप देखिए कि घुरी के समय के कॉइन्स देख लो, जो ये राजपूत राजाओं के साथ मिलकर उसने इशू करवाए थे सर, ठीक है। उसमें वी विल सी बहुत सारी सर्कुलेशन के इश्यूज चल रहे थे, यहाँ स्टेट कंट्रोल होने की शुरुआत हुई। ऐबक के समय तो कॉइन्स मिलते नहीं, की होंगे तो बहुत लिमिटेड आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है समझे। तीसरी कहानी वी विल फाइंड कि ये हमेशा खलीफा के रूप में कॉइन्स इशू करवाता था। तो इसके कॉइन्स की एक खासियत ये मिलती है कि इंस्क्राइब द नेम ऑफ द खलीफा इन एवरी कॉइन्स, ओके। तो कोई कॉइन्स की क्या कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ग्रांटिंग या उसको रिकॉग्निशन के रूप में कोई सवाल ना क्रिएट करे सर, ठीक है ना समझे। तो ओवरऑल स्थिति ये क्रिएट होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, एक इन्फेंट एम्पायर के रूप में, या दिल्ली सल्तनत अभी इन्फेंसी से गुजर रहा है, उसने ये कार्य किया सर, गेटिंग ओके। इक्ता सिस्टम में भी वी विल सी कि इक्तेदार को कहा गया कि तुम जमीन के मालिक नहीं हो सर, ठीक है ना समझे गेटिंग ओके, है ना। तुम अगर ज्यादा टैटू करोगे तो तुम्हारी ट्रांसफर भी हो जाएगी, पोस्टिंग भी हो जाएगी, ज्यादा टैटू करोगे और कुत्ता चराने लेके जाओगे तो तुमको रिटायर भी कर देंगे सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि इक्तेदार वर वेरी क्लियर कट गिवन टास्क बाय द सुल्तान सर, है ना समझे, कि वी विल ट्रांसफर यू फ्रॉम वन इक्ता टू अदर इक्ता सर, है ना समझे, है ना। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एक ऐसी इक्ता में बैठो जहां मलाई है, आपको अच्छा खासा पोस्टिंग मिला है, लाल बत्ती मिली है, सब कुछ मिला है सर, ओके। ऐसे दूसरे इक्ता में भेजेंगे ना जहां सरकारी ऑफिस में बिजली भी नहीं आती होगी सर, ठीक है ना समझे, वहां जाके काम करना पड़ेगा सर, ना ही कोई रॉयल एंट्री होगी, ना ही कोई इंटरनेट होगा सर, ठीक है। तो इक्तेदार वर स्टिल बेसिकली नॉट आई वुड से पर्सन हु आर इंडिपेंडेंट इन नेचर सर, है ना समझे। एंड इल्तुतमिश को ये पता था कि इक्तेदार ऐसे लोग होंगे चाहिए जो मेरे कंट्रोल में होंगे। इनमें से कुछ इक्तेदारों को, कुछ चालीसा के लोग जिनको इक्ता भी दिया, एंड दे वर बेसिकली वी कैन से सिंगल पर्सन, है ना समझे। तो चालीसा के व्यक्ति थे, किसी को इक्ते के रूप में बिठाया, किसी इक्तेदार को चालीसा में बिठा के लेके आया, पर इनके थ्रू ये काम करेगा। तो इसके थ्रू ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो थे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मतलब अगेंस्ट द सुल्तान काम करने वाले, अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत काम करने वाले, इन सबको इसने निपटा दिया। 40 लोग थे, सबको अलग-अलग डिपार्टमेंट दे दिया, है ना। इनमें से कुछ लोगों को इक्ता दे दिया गया सर, ठीक है ना समझे। और कोई ज्यादा टेरिटरी करता तो खलीफा का लेटर निकाल देता था सर, ओके। सो दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पार्ट कि भाई खलीफा जो है वी विल सी कि वो सबसे प्रोमिनेंट बेसिकली अथॉरिटी है, उनके सामने हम कर नहीं सकते, पोर्टफोलियो राजा डिसाइड करता था, है ना समझे। सो उसने उस पीरियड में रीऑर्गेनाइजेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि इक्तेदारों को रेवेन्यू कलेक्शन का अथॉरिटी था और उनको ये भी कहा जाता था कि भाई यू आर सपोज्ड टू गिव द मनी टू द सुल्तान एज़ वेल सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति में ये रहा कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हुआ, इक्ता सिस्टम भी निकल के आया सर, ठीक है ना समझे। कॉइन्स का स्टैंडर्डाइजेशन करवा दिया सर, ठीक है ना, ओके। इसके पहले जो कॉइन्स थे बड़े छोटे कॉइन्स थे, उसकी लेजिटिमेसी का सवाल था सर, ठीक है। इसने अरबों पर्शियन स्टाइल के कॉइन्स इश्यू किए और वी विल सी कि खलीफा के नाम के कॉइन्स इश्यू करवाए सर, ठीक है। तो होता क्या था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसने एक ऐसे कॉइन्स इश्यू किए जिसके इसके सामने बगावत होने की शक्यता बहुत कम थी सर, ठीक है ना, समझ, ओके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म किया है, जहां इसके सामने बगावत हुई वो हमने सप्रेस किया, नॉर्थ इंडिया में राजपूत राजा को सप्रेस कर दिया। इनफैक्ट उस पीरियड में ये शिया कम्युनिटी थी, इस्माइली कम्युनिटी थी, ठीक है। ये सुनी था, ये बेसिकली तुर्किश लोग था सर, है ना समझे। एंड ही केम टू नो अबाउट द शिया इस्माइलीज रिबेलिंग अगेंस्ट हिम सर, है ना समझे। तो उनकी भी पूरी बजा देता, बोले तुमको भी नहीं छोड़ूंगा मैं सर, ठीक है समझे। तो आई विल मेक श्योर कि मेरे सामने बगावत करोगे सबकी पूरी बजेगी सर, ठीक है समझे। तो इल्तुतमिश की कहानी आपको पता चलनी चाहिए सर, हाउ ही मेड श्योर, है ना। तो 40 में ये सब नोबल लोग था सर, ये बहुत बढ़िया एक्टर है, पाकिस्तान के एक्टर है सर, ठीक है। बीबी पिक्चर में इन्होंने एक्ट किया था, आई फॉरगॉट हिज नेम, इनका इंटरव्यू देख रहा था, वेरी गुड एक्टर सर, ठीक है। तो मतलब पूरे कैरेक्टर में आ जाता है, पाकिस्तानी एक्टर सर, ठीक है। बीबी में इन्होंने एक्ट किया था सर, खैर चलिए लेट मी कम बैक, ओके। गुफ्तगू करके एक सीरीज आती थी राजसभा टीवी में सर, ओके। अब तो राजसभा टीवी तो संसद टीवी हो गया है सर, एंड वी विल फाइंड कि गुफ्तगू में 2 इंटरव्यू मेरे को पता चला, एक इनका लगा था और दूसरा टमाटर का। टमाटर अगर आपको पता होगा तो एक्टर थे, अमेरिकन एक्टर थे, पर
इंडिया में ही पले बड़े और इंडिया में उनका जन्म हुआ, रशीद नाज़ है ना उनका नाम सर, ठीक है, तो ही इज़ वेरी गुड एक्टर सर। खैर मतलब वो कैरेक्टर में आता है, लगता है हाफिज़ सईद आ गया पूरा सर, ठीक है, यू सीन दैट ओके ना, ये भी मतलब हाफिज़ सईद आ गया बोलिए, मतलब इस तरह से उनका वो कैरेक्टर दिखाया गया है। खैर चलिए लेट्स नॉट कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो है ना, वही बात है ना, कुछ-कुछ लोगों को आप देखोगे तो मतलब डर जाओगे, बोले यार ये बंदा सही है सर, ठीक है, ना समझे। बेबी बेबी पिक्चर था, बेबी में वो दिखाया इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो हमें यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए सर, ठीक है। ये देखो सीआईए कितना मूवी स्पॉन्सर करता है, सीआईए, मोसाद ये सब है ना मूवी बहुत स्पॉन्सर करता है अपना हवा बनाने के लिए, ठीक है। हवा समझ में आता है सर। तो अगर हमें ग्लोबल पावर के रूप में अपने को असर्ट करना है तो सॉफ्ट पावर की एक इमेज भी है सर, ठीक है। बबल नहीं है पर रियलिटी है ना, हम बहुत ऑपरेशंस किया सर, समझे। ऐसा नहीं कि ऑपरेशंस नहीं किया हमारे वालों ने, यहाँ से काफ़ी लोगों को धर भी दिया गया। बाहर के ऑपरेटिव्स आए थे यहाँ काम करने के लिए, अपना एजेंडा लेके उनको धरवा दिया गया, बोले टाइट करो इनको सर, ठीक है ना? तो बट अपना क्या है कि थोड़ा शांति है और अपना थोड़ा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है। देखो हम रीजन चेंज में नहीं मानते, रीजन चेंज मतलब बेसिकली बाकी सारे ऑपरेटिव्स जो यही काम करता है, अमेरिका काम करता है, MI6 काम करता है सर, ठीक है। सो वहाँ रशिया का काम करता है, ठीक है। वी डू नॉट बिलीव इन टू द रीजन चेंज, समझे। खैर लेट मी कम बैक, ओके। तो कहानी हमें क्या देखने को मिलती है अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए कि वी विल सी दैट अल्तुतमिश के दृष्टिकोण से हमें 2 चीज़ें देखनी है सर, ठीक है। पहली चीज़ देखनी है कि इसके समय पे और क्या-क्या चीज़ें हुई सर, ठीक है। तो इसने टेंपल आर्किटेक्चर को बेसिकली डेसिक्रेट करते हुए मॉस्क बिल्डिंग किया, तो उसकी लेजिटिमेसी मिली सर, ठीक है ना, समझे। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया, टॉम बिल्डिंग कंप्लीट किया सर, ठीक है। कुतुब मीनार एक्चुअली शुरू हुआ था, मैंने बताया था इन द पीरियड ऑफ ऐबक। ऐबक ने डेडिकेटेड किया था टू सूफीज़ एंड गॉडेस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, है ना। तो कुतुब मीनार वाज़ अ मॉन्यूमेंट दैट वाज़ डेडिकेटेड टू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर, ओके। तो इसमें हुआ क्या कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना सर, ओके, वो बन तो गया था इनिशियल पीरियड में इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, फिर उसके ऊपर वो बिजली गिर गई सर, अर्थिंग-वर्थिंग नहीं किया होगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये फिर फिरोज़ शाह तुगलक आया सर, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि फिरोज़ शाह तुगलक उसको आके रिपेयर करेगा, सो रिपेयरिंग इट आउट एज़ वेल, ओके। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको ऐबक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता रहेगा, या इल्तुतमिश से मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो इल्तुतमिश बेसिकली कंस्ट्रक्टेड आर्किटेक्ट एज़ वेल, उसने दिल्ली को बेसिकली थोड़ा रीडेवलप करने की कोशिश की। इसके समय पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू थियोक्रेसी सर। पहली तो बिकॉज़ ही वाज़ द रूलर ऑफ द मुस्लिम स्टेट, है ना, मुस्लिम इन्फेंट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, तो ही वांटेड टू मेक श्योर कि भई वो अपने थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आलिम्स को खुश करता रहे। एक्चुअली 40वां के अंदर लोग कौन थे सर, ठीक है? 40वां में वो लोग थे जो बड़े थियोक्रेटिक थे ना, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल्स थे एक तरह से सर, ठीक है? तो उनको खुश करने की आवश्यकता बहुत थी इसके लिए। इफ यू विल नॉट डू दैट, ओके, अल्टीमेटली इसी की भी पूरी बजेगी सर, समझे। सो ही मेड श्योर कि भई उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता रहे सर। और इसी ऑब्जेक्टिव्स में एक तो बेसिकली डेसिक्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चर इन इंडिया, उसके ऊपर वो टारगेट में आया। दूसरा वो जहाँ-जहाँ रिबेलियन हो रहे थे वहाँ वो टारगेट कर रहा था। एक्चुअली आप समझिए कि उसने जैसे मालवा को कैप्चर किया तो उस टाइम पे विदिशा यूज्ड टू बी वेरी इंपोर्टेंट सेंटर इन द एंशिएंट इंडिया, हमने पढ़ा था, ठीक है? तो विदिशा के जो बचे-खुचे मंदिर थे पोस्ट गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशन से निकल के आ रहे थे, वो इसके समय पे लपेटे में आ गए सर, एंड देन फाइनली दे वर आल्सो डिस्ट्रॉयड डाउन एज़ वेल, ठीक है? तो ओवरऑल स्थिति ऐसी रही कि इन द टेन्योर ऑफ इल्तुतमिश, समझे, वी विल फाइंड कि ही इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ स्टेट, अ वेरी स्ट्रांग स्टेट जो थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में है। चालीसा वर ऑल द आलिम पीपल सर, दे वर नॉट पीपल बिलॉन्गिंग टू द ब्यूरोक्रेसी व्हिच वाज़ काइंड ऑफ वेरी रैशनल सर, तो उनको ही उसने साथ में लिया सर, ठीक। इसके लिए ये हुआ कि जो आलिम लोग थे वो रज़िया को नहीं स्वीकार पाया। अब देखिए कि ब्यूरोक्रेसी में उसने जितने लोगों को लिखा है दे वर वेरी ऑर्थोडॉक्स पीपल, थियोक्रेटिक पीपल। सो व्हेन रज़िया अज्यूम्ड पावर वी विल फाइंड कि दे वर लाइक हाउ कम अ लेडी कंट्रोल अस, है ना, कि बाकी सब ठीक है वो स्त्री कैसे होगी सर, है ना। तो मिन्हाज सिराज बेसिकली अपनी किताब में लिखता है कि रज़िया हैड ऑल द क्वालिटीज टू बिकम अ रूलर, बट द ओनली नॉन क्वालिटी दैट शी पोजेस्ड वाज़ दैट शी वाज़ अ वुमन, समझे कि रज़िया के पास हर एक क्वालिटी है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर ये क्वालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्त्री है सर, और ये तो हम कभी ना स्वीकार होता है ना सर, वो काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी थी उस पीरियड में। तो 40 ने फिर रज़िया को पलटाया सर, ये 40 लोग ही था जिनकी मदद से ये सेंट्रल इंडिया जीता। अब सेंट्रल इंडिया में रेजिस्टेंस हो रहा था, मालवा ने बहुत रेजिस्ट किया इसको सर, ठीक है ना, समझे। और मालवा से पैसा भी इसको मिला सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हेन ही ट्राइड टू विन ओवर द मालवा, मतलब रणथंभौर से नीचे की तरफ गया सर, ओके, जालोर से होते हुए मालवा की तरफ जाता है सर, ठीक है। तो देयर वाज़ कंटीन्यूअस बेसिकली रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल रूलर्स ओवर देयर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी दैट ये स्थानीय लोगों का जिस प्रकार का हमें ये पता चल रहा है कि मालवा को उसने जो रेजिस्टेंस देखा उसके कारण वो बौखला गया, और बौखलाने के बाद उसने वहाँ पे लूटपाट मचाई सर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस था कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतना गुस्सा आएगा उसको सर, ओके। तो उसके बाद उसने भिलसा भिलसा मतलब विदिशा और उज्जैन महाकालेश्वर टेंपल और भिलसा के उसके आजू-बाजू के जो इंस्टीट्यूशंस उसको तोड़ दिया सर, ठीक है। इसको कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मालवा को कभी वो जीत नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि सीधा कंट्रोल नहीं कर पाया, बट वहाँ से पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इट वाज़ मोर ऑफ अ रेड, है ना, प्लंडर एक्सपीडिशंस में आपको मिलता है। पर रणथंभौर से ग्वालियर तक उसका प्रभाव तब हो चुका था बाय दैट टाइम सर, ठीक है। एंड रणथंभौर को तो ऑलमोस्ट उसने खत्म ही कर दिया था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अभी चित्तौड़ बाकी, चित्तौड़ के ऊपर आगे खिलजी करेगा, बट इस तरह से राजपूत डायनेस्टीज़ का धीरे-धीरे करके आपको एक्सटिंक्शन फेज़ देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो आपको ना एक अभी तक सवाल नहीं आया है, पर आपको डिक्लाइन फेज़ ऑफ द राजपूत आएगा सर, ठीक है। डिक्लाइन फेज़ ऑफ द राजपूत समझ में आ रहा है सर, ओके। राजपूतों का डिक्लाइन गज़नी और घुरी के बाद नहीं हुआ सर। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिलजी, और खिलजी के बाद तुगलकों तक आते-आते फाइनली राजपूत का डिक्लाइन। तो वेरी लॉन्ग स्टोरी ऑफ द राजपूत डायनेस्टी इज़ कमिंग टू एन एंड सर, ओके। और फिर फाइनली मुगल्स तक आते-आते आपको मिलता है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि आप राजपूत डायनेस्टीज़ को देखोगे तो दे कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड दे कंटिन्यू टू रेजिस्ट राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1000 सर, है ना। और 1000 से लेके करीबन 1600 तक हमें मिल रहा है कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती रही सर। ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली अकबर तक के पीरियड में कंक्लूजन में आएगी, जहाँ अकबर इनको अलाइ बना देगा और जो नहीं बनते हैं उनको खत्म करेगा, ठीक है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट, तो इसमें जैसे मेवाड़ था तो मेवाड़ अकबर के पीरियड में नहीं बना सर, ओके। मेवाड़ ने कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट किया सर, ओके। बट देन वी विल सी साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चल रहा था कि जहांगीर के ट्रांजिशन तक आते-आते सर, ठीक है ना, चीज़ें बदल जाती हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राजपूत डायनेस्टी एज़ वेल सर। तो आते हैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक बार पूरा खत्म करेंगे सर, ओके। तो इल्तुतमिश के समय पे 2 चीज़ें आपको मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। पहली चीज़ वी विल कम टू नो कि इसके पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीज़ें मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलता है कि मिन्हाज सिराज जैसे ऑथर्स कोर्ट में बैठते थे जिन्होंने इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। सो कंटेम्परेरी ऑफ इल्तुतमिश वी विल फाइंड कि आपको मिन्हाज सिराज मिलेगा, जिसने किताब लिखी थी तबाक़त नसीर, है ना। एक्चुअली निज़ामी ने भी लिखा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मिन्हाज सिराज लिखता है सर, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी थे। निज़ामी वाज़ कंटेम्परेरी टू कुतुबुद्दीन ऐबक सर, ओके। और निज़ामी ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखता है सर, ठीक है। तबाक़त नसीर इज़ नाम ऑफ तबक्का, तबक्का समझ में आ रहा है, स्टेप्स, ओके। तबक़त नसीर इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ इस्लाम केम टू इंडिया, हाउ द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। और इसमें वी विल सी कि ही इज़ टॉक्ड अबाउट इल्तुतमिश एंड रज़िया एज़ वेल, है ना। तो इसमें मिन्हाज इसका कोर पोएट था सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिन्हाज ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि कैसे इल्तुतमिश कार्य करता रहा सर, ठीक है। तो इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि ही सीन एज़ अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके पीछे के कारण थे, कारण ये था कि ही सेफगार्डेड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। ही आल्सो मेड श्योर कि वो एक्सपेंशन करके अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे। उसने किसी को नहीं छोड़ा इस पीरियड में। तो देवर इस्माइली शिया कम्युनिटी, दे वर मुस्लिम्स ओनली, दे वर आल्सो परसिक्यूटेड एज़ अ पार्ट ऑफ द रेबेलियन, है ना, समझे। तो ही इज़ लाइक कि आई विल नेवर अलाउ एनीवन टू रेबेल अंडर मी, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि आइदर ऑफ द हिंदूज और आइदर ऑफ द मुस्लिम्स, ओके ना, समझे। फॉर मी द स्टेट इज़ इंपॉर्टेंट। वंस अगेन दिस इज़ एक्चुअली हाइलाइटेड बाय सर्टेन ऑथर्स, जहाँ ये कहा गया कि नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट था, पर थियोक्रेटिक में भी सुन्नी स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, समझे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई
मुझे क्योंकि हिज आइडिया ऑफ इस्लाम वाज मेनली रिलेटेड टू द सुन्नी इस्लाम सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि इस्माइली शियास को बेसिकली कह रहा था कि कुफ्र कर रहा है काइंड ऑफ, क्योंकि ये सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी, इसके पहले गोरी और गजनी की भी आपको मिल जाती है सर, ठीक है। तो ओवरऑल इसके समय पे ही वी विल सी कि थियोक्रेटिक स्टेट का निर्माण हुआ और मेनली तो इक्ता सिस्टम आपको मिलती है। इक्ता सिस्टम वाज अ इंस्टीट्यूशन जिसने हेल्प किया फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, है ना समझे। अब देखिए कि चालीसा एंड इक्ता वर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प द दिल्ली सुल्तान्स टू एक्चुअली कंसोलिडेट सर, ओके। क्योंकि होता क्या था सर ना, इक्तेदार या इक्तेदार को कभी भी मुक्ति भी कहते थे, ये मुक्ति इक्तेदार को असाइनमेंट दे दिया गया सर, ठीक है ना। उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तुम्हें अपनी सेना निकालनी पड़ेगी उसके लिए, तुम्हें रेवेन्यू भी कलेक्ट करके देना है और खर्चा बात करके, मतलब अगर तुम्हारे पास 100 सैनिक है तो 100 सैनिक का खर्चा मानी आता है, उसका डिडक्ट कर दो जो भी खर्चा आएगा 100,000 रुपए, बाकी आपको ऊपर देना है सर, ठीक है ना समझे। सो यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल सर, है ना। यू आर फंक्शनरीज हो गए, यू आर इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और लॉयल लोगों को भी उसने वहाँ पे भेजा सर, ठीक है ना समझे। तो कहानी आपको ये मिलती है कि इसने जिस प्रकार की जो सिस्टम क्रिएट की थी, इसमें इसने ये ध्यान रखा कि कोई भी नोबल पावरफुल ना हो जाए, है ना। और इसमें भी 40 लोगों को बिठाता था, ज़्यादा तरीका नहीं है ना। तो उसके खास-खास लोग थे, उसको भेज दिया, बोले तुम जाओ सर, ठीक है ना, समझे, ताकि रूप में काम करो मेरे लिए। तो इससे क्या होता था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये नोबल्स लोगों को सेना भी मेंटेन करनी, राजा बुलाता था तो फ़ोन करके ना बंदे भेज, तो फिर राजा को बंदे भेजने पड़ते थे इनको सर, ठीक है ना, पैसा भी देना पड़ता था सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। एंड वी विल आल्सो सी कि जब जरूरत पड़े तो उनको हटा भी दिया जाता था सर, ठीक है। देखो द मुक्तीस और द इक्तेदार दे वर द लोकल काइंड ऑफ द गवर्नर्स, दे हैड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, दे हैव टू डिडक्ट द एक्सपेंसेस। डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस वाज लाइक कि तुतमिश न्यू कि अगर 1000 रुपए की रेवेन्यू आ रही है, तुम्हारे पास 100 बंदे हैं तो अपना खर्चा पानी निकाल दो। 100 बंदों के हिसाब से अगर 400 रुपए खर्चा आ रहा है, 300 रुपए आ रहा है तो ठीक है सर, ठीक है। बाकी 700-600 रुपए तुमको ऊपर जमा करना है, समझे। तो एक्सपेंसेस भी आपको खुद मेंटेन करना है सर। तो मजे की बात ये थी कि राजा को सैलरी देने की चिंता नहीं होती थी, समझे नहीं समझे, है ना? पर कंट्रोल राजा का रहा। देखो यही डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूडलिज्म एंड लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स में प्रॉब्लम क्या होता था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा का कंट्रोल चला जाता था, क्योंकि वो ऑटोनॉमस लैंड ग्रांट्स हो जाती थी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हमने पढ़ा था सर सामंती प्रक्रिया में। इतना सिस्टम सामंती प्रक्रिया से थोड़ा अलग है, आप समझिए। क्योंकि राजा ने इनको अपॉइंट किया और कहा कि ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारी, है ना समझे। तो कहा दिल्ली से सीधा नॉर्थ ईस्ट भेज देंगे सर, लद्दाख भेज देंगे सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि यहाँ दिल्ली का इतना तुम चला रहे हो सर, है ना, स्टेडियम में कुत्ता चला रहे हो सर, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा सर, करेंगे अपन, सीधा कट मार के किधर और समझे। तो ऑलवेज यू आर सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी सर, एंड बिकॉज़ यू आर सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी यू आर नेवर सीन एज ओनर ऑफ द लैंड सर, ओके। आप लैंड के ओनर के रूप में कंसीडर किए नहीं गए हो, चेक्स एंड बैलेंसेस आपको मिलते हैं और इनको फिर इसी के अंदर से वी विल फाइंड कि रेवेन्यू मेंटेन करनी है। तो इनहेरिटेबल था नहीं, ये हेरिडिटी कभी पास ऑन होता नहीं था। तो बिकॉज़ ये इनहेरिटेबल था तो बहुत सारी चीजें हुई सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा इक्तेदार को हटा भी सकता था, है ना, वो नोबल्स को सैटिस्फाई भी कर देता था और ये भी ध्यान रखता था कि बिल्कुल कि उनमें से उसका खर्चा पानी निकल जाए और पैसा राजा को मिलता रहे, है ना। एक तीर से मल्टीपल निशान सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, सैटिस्फैक्शन, है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग, है ना समझे, है ना, कहीं विद्रोह होने की शक्यता नहीं होती है, खास-खास लोगों को अपॉइंट करना है और ज़्यादा टेटेड करे, जैसी इंफॉर्मेशन मिले कट आउट सर, कहीं और भेज दो, कहाँ भेजेंगे, बोले इसको भेज के ना कहीं और ऐसी जगह भेजोगे ना। तो वी विल फाइंड कि ओवरऑल स्थिति में इंटरनल शांति रही। एक्सटर्नल इसको कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं था, ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू एक्सटर्नल इश्यूज, है ना समझे। ही न्यू अबाउट दिस पार्ट कि एक्सटर्नल पढ़ूंगा तो राडा हो जाएगा सर, ठीक है। तो कहानी इल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये मिलती है कि उसने सुल्तानत को बहुत स्ट्रांग किया एंड इसने नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 लोगों को ऐसे बिठाया तो बहुत फायदा हुआ उसके लिए सर, ठीक है ना समझे। ये स्लेवर सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग करता है और उसको ये पता था कि भाई ये स्लेव जो है खास करके मेरे जो 40 साल हो गए यही मेरे को हेल्प करेंगे सर, ठीक है। ये कंसोलिडेशन हेल्प करेंगे। इनमें से ही बेसिकली कुछ-कुछ लोग निकल के आए जो बलबन के रूप में होंगे और बलबन बेसिकली कोई और नहीं पर 40 का ही पार्ट था सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि बलबन जब राजा के रूप में निकल के आता है तो ही वाज पार्ट ऑफ द 40 और बलबन राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ रज़िया गेम करना शुरू कर दिया। मतलब रज़िया के बाद बहरम शाह से इनको पता चला है कि बलबन पीछे किंग मेकर के रूप में निकल गया। तो बीच में ऐसा होगा कि आफ्टर इल्तुतमिश जो नए शासक थे सर, दे वर नॉट एबल टू कंसोलिडेट बिकॉज़ ऑफ द 40 सिस्टम। राजा मजबूत होता है तो 40 कुछ नहीं कर पाती है सर, ठीक है। राजा कमजोर होगा तो 40 भी बुरी हो जाएगी सर, ठीक है। तो 40 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि उसने तुर्किश लोगों को अपॉइंट किया पहले सर, ठीक है। नहीं अपॉइंटेड तुर्किश रूलर सर, गेटिंग अपॉइंटेड, ओके। एंड दे बिकेम द पार्टनर इन द स्टेट एंटरप्राइजेस, ओके। अंदर-अंदर फाइट कर रहे थे और ग्रेजुअल जंग में इल्तुतमिश ने इनको चुप करवा दिया सर, ओके। लेटर ऑन बलबन खुद आता है, बलबन कहता है कि मैं 40 का पार्ट हूं पर मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा जो 40 के अंदर इल्तुतमिश ने रज़िया ने दोहराई है सर, ओके। तो बोले क्या करेंगे, मैं 40 के पार्ट के रूप में सत्ता के ऊपर तो आया हूं बट आई विल मेक श्योर कि मैं 40 को ही खत्म कर दूं सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो बलबन जो सीढ़ी से चढ़ के आया उसने सीढ़ी को ऊपर खींच दिया और खत्म करवा दिया सर, ठीक है। आगे कल डिस्कस करेंगे 40 सिस्टम के बारे में बट वी विल फाइंड कि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है सर, है ना, समझे। ओके, चलिए सर, ठीक है ना। कैलिफेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में दिखा देता हूँ। आई एम फ्रॉम डीएस कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो वो अपडेट सेक्शन में मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अपडेट नहीं किया बट यू विल गेट इन द अपडेट सेक्शन। आप प्रीवियस कोर्स में देख लो, प्रीवियस कोर्स में अलीशा वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रीवियस कोर्स में अपडेट सेक्शन में मिलते हैं, जहाँ पे भी अपडेट सेक्शन होगा ना वहाँ पे आपको हैंडआउट मिल जाएगा। अपलोड टू वर्ल्ड हिस्ट्री सर, चलिए सर, ठीक है। तो कल मिलता हूँ, कल इल्तुतमिश से शुरू करेंगे, बलबन मतलब कल बलबन और रज़िया खत्म करेंगे और किंगशिप के ऊपर चले जाएंगे, खिलजी के ऊपर चले जाएंगे सर। एक बार है ना देखो माइक्रो लेवल क्वेश्चन सुल्तान के ऊपर से 10 मार्क करके आए हैं। उसके बाद मैक्रो लेवल क्वेश्चन आते हैं आर्किटेक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत, टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। तो एक बार पूरा समझ लो सर, है ना समझे। उसके बाद आपको आगे की चीजें जो है वो मिल जाएगी सर, ठीक है ना समझे। चलिए सर, ओके, बाय बाय।